कि करता कौन है, तो कहा गया है कि भैया प्लेनेट करता है, आदमी नहीं कर रहा है। आदमी तो सिर्फ दृष्टा है, वो देख रहा है और तुम सिर्फ देख रहे हो। तभी दृष्टा भाव पे बड़ा फोकस किया गया है। आवर इंडियन कल्चर टू पुट इट इनसाइड आवर हेड कि भाई साहब तुम सिर्फ देख ही रहे हो, कर नहीं रहे हो। आप समझ गए, दिस इज द वे। तो जैसे मान के चलिए एग्जांपल देता हूं, मंगल का टाइम है, मंगल का टाइम आने वाला है। मंगल के टाइम ने आपके लिए कुछ नेगेटिव प्लान करा हुआ है। नेगेटिव कभी कोई प्लैनेट प्लान नहीं करता, सही कर देंगे तो वो चीजें एक्टिव नहीं होंगी, है ना। इट इज ऑलवेज एट सिंक, दोनों एट सिंक में चलेंगे तभी काम होता है। ये गाड़ी के दो पहिए टाइप का है, तभी मूवमेंट होगा। कभी ऐसा नहीं होता कि ग्रेविटी पिक के ऊपर नहीं लगी और पिक उड़ गया, है ना। मतलब आप समझ गए ना, वो मामला बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज और गलती नहीं होती। तो जो पिछले 6 साल से बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लाइक कंटिन्यूसली करी जा रहा है, बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा जो दूसरों को आ गया 1 साल में। मतलब कल हमने स्टार्टअप किया, 3 महीना हमने स्टार्टअप किया और चौथे महीना हमने एक्विजिशन करवा दिया। सो वो क्यों होता है और क्या स्टेजेस में आपको पता चल सकता है कि लाइक कि हम रेमेडीज अब करना चाहिए। शिकार करना है पानी में, तो क्या मुझको नेचुरली तैरना आता है? अब आप हो बंदर, अब तैरने के लिए गोता मार दिए अंदर, आप इस पे पहुंचे हो कंफर्ट जोन के चक्कर में। तो अपनी विधाएं क्या थी? सहज थी कि जो हम लोग प्रकृति को बोलते हैं, व्यक्ति का स्वभाव क्या है, क्या वो इस चीज को करने के लिए बना है? क्या वो वेट उठाने के लिए बना है? क्या वो वक्ता अच्छा है? तो मैं उसको स्टेज में भेज दूं तो नेचुरली ही विल ग्रो फास्ट। तो जो ये पाप करता है, ये कौन करा रहा है? मर्डर कर दिया जाता है, ये पाप करता है। जब पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो ये पाप कौन करा रहा है? जो जवाब दिया गया, नहीं, एक शैतान होता है, एक असुर होता है, एक डेविल होता है जो गलत काम कराता है। हम लोगों ने ये जवाब किया कि भैया डेविल है, असुर है जो गलत काम करा रहा है। अगर ईश्वर की इच्छा को क्या ओवर पावर कर सकता है डेविल? ठीक है, तो कहते हैं हाँ भाई, अगर गलत काम करवा सकता है तो ऑब्वियसली ओवर पावर कर सकता है। So hey everyone, welcome back to Harmony Hour with Deepa, and today 2 things is happening. The first thing is that today I'm recording online, and the second thing is this podcast is going to be in a mixture of Hindi plus English. That's English. So this episode is all about Vastu. It's about astrology. It's about Prakriti. So अगर कोई इंटरेस्टेड है कि उनके घर में कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है वास्तु से रिलेटेड, या कुछ जो उनके बिजनेस में स्टक हैं और वो अगर वास्तु हेल्प कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें डिकोड करेंगे हम आज। सो द गेस्ट इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लखनऊ। लेट्स वेलकम आचार्य प्रखर दीक्षित, and he's an astrologer, and he is expert in Mahavastu and has a deeper science of Prakriti and energy alignment. So welcome Acharya ji. Thank you so much, Deepa ji. So before starting this podcast, I want to ask कि आपको वास्तु में इंटरेस्ट कैसे आया? आपकी क्या स्टोरी है? ओके, परफेक्ट। देखिए, मैं बीइंग द साइंस स्टूडेंट, आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया, इन सब विधाओं के बारे में। दैट वाज द साइंस बैकग्राउंड था मेरा 12th स्टैंडर्ड तक। एक्चुअली आई एम एजुकेशनिस्ट, एंड हम लोगों ने जाके अपना एक बिजनेस का वेंचर चालू किया था। आफ्टर माय एजुकेशन वाज कंप्लीटेड, हम लोगों ने एक बिजनेस वेंचर चालू किया। दो वी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ दैट फील्ड फॉर मोर देन 10 years, बट वो वेंचर नहीं चला। जब वो नहीं चला तो हम लोग एक्सप्लोर करना चालू हुए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वर द रीजंस जो इफेक्ट कर गए, जिसकी वजह से ये आया और एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं मिली जो हम लोग चाहते थे। तब आई केम अक्रॉस दिस फील्ड जो कि भाई ये चीज फिक्स करने से भी हो सकता है। एंड जब मैंने सीख के आया, मैंने अपनी प्रीमाइसेस में अप्लाई किया, सक्सेसफुल रिजल्ट पाया, देन मेरा बिलीफ थोड़ा बढ़ गया। एंड स्पेशली जो मेरे गुरु थे, उन्होंने ये कहा था कि यू शुड फ्री एडवाइस दीजिएगा। तो आई हेल्ड मोर देन 400-500 पीपल और सबके रिजल्ट आने लगे। तो क्या हुआ, दिस बिलीफ ऑफ माइन इन दिस फील्ड इज मोर ऑफ एक्सपीरियंशियल। क्योंकि क्या है ना, मैंने सिर्फ थ्योरी बेस्ड पे नहीं गया, क्योंकि बीइंग द साइंस स्टूडेंट वो मेरा अप्रोच ही रहा कि नहीं, कैन इट वर्क अनलिमिटेड टाइम्स, इज इट यूनिफॉर्म, है ना, डज इट सस्टेन, है ना। तो मैंने हर चीज जगह देखा। जैसे मान के चलिए मेरी यूएस में विजिट हुई, आई हैव विजिटेड मोर देन 18 होम्स देयर। अब एक टाइप की प्रॉब्लम हर घर में आ रही थी और वो सिमिलर वास्तु हर घर में थी। तो क्या है ना, व्हेन आई एम हैविंग दीज रिकॉर्ड्स और डेटा जब मैं एनालाइज कर रहा हूं, तो मेरा बिलीफ बहुत ज्यादा इसमें बढ़ता चला जा रहा है। नक्शा देख के मैं हाल बता सकता हूँ सामने वाले का कि क्या है। That's awesome, and काफ़ी सरप्राइजिंग भी है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं हमारी जनरेशन या मे बी नेक्स्ट जनरेशन जो इन सारी बातों पे बिलीव नहीं करते हैं। फॉर श्योर दे से कि
क्या है, वास्तु से कैसे हो सकता है, लाइक आप लाइफ में अगर गिर रहे हो तो आप सही नहीं कर रहे हो, अगर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है तो मे बी आप कुछ लैक कर रहे हो, मे बी इट्स योर एबिलिटी, या फिर आप लर्न नहीं कर रहे हो न्यू चीज़ें, या लाइक पीपल से कि इट्स ऑलवेज यू, मतलब हम सोचते ही नहीं है कि कभी वास्तु हो सकता है, कुछ एस्ट्रोलॉजी से हो सकता है, बट आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी न्यू चीज़ें सीखने को मिलेगी मुझे भी। सो क्या एस्ट्रोलॉजी से हम अपने लाइफ के पैटर्न को डिकोड कर सकते हैं? यस, करा जा सकता है, बट क्या होता है ना, इंटरप्रिटेशन करने वाला आना चाहिए। देखिए, मोर एस्ट्रोलॉजी को हम लोग एज अ प्रिडिक्शन टूल यूज करने लगे, बट दैट वाज नॉट मोर ऑफ अ प्रिडिक्शन टूल, इट वाज मोर ऑफ एन इंटरप्रिटेशन टूल। और प्रिडिक्शन के चक्कर में क्या हुआ ना, बहुत इररेलेवेंट जब आप क्वेश्चंस पूछने लगे हम लोग एस्ट्रोलॉजी से। द पर्पस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी वाज कि भाई आप जो भी कर रहे हो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके में। तो जैसे अब ये सुनने में ऑब्वियसली किसी को ये थ्योरी है, अनलेस एंड अनटिल इट बिकम्स योर एक्सपीरियंस, ये एक थ्योरी ही रहेगी। एस्ट्रोलॉजी का मुख्य आधार ये था कि मेरे करने से चीजें नहीं हो रही, इट इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड, है ना, ये अप्रोच ली थी। तो इसको कहा जाता है ज्योतिष, ज्योत ईश, मतलब डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट का पर्पस, और लाइट का पर्पस क्या हुआ है, दिखाए कोई चीज, लाइट मतलब कोई चीज दिखाती है, ठीक है। और डिवाइन लाइट ज्योतिष, अगर इसका जो फुल फॉर्म, अगर मैं इसको वर्ड को डिस्क्राइब करूं तो ईश्वरी ज्योत, द डिवाइन लाइट, जो आगे आपको दिखा सकती है। अब आगे क्या, कई बार क्या होता है जब हम लोग अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, मैंने एक फाउंडर का भी सुना था कि जब चीजें अच्छी होती हैं, वी यूजली टेंड टू प्रेज आवरसेल्फ, एंड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग वी ब्लेम दी बाहर की सिचुएशन, बट ही टोल्ड इट इज ऑलवेज द अदर वे अराउंड, है ना। तो क्या होता था कि जब भी आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लगते हैं तो क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी हेल्प यू स्टे काम, कि यार ये लिखा ही था, तुमने वो कर लिया तो बहुत बड़ी तोप चीज नहीं हो गई ना, है ना। तो द अप्रोच इज दैट कि भाई एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस यही था कि इतना ना सोचो कि मैं कर रहा हूं, इट इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड, तुमने वो पाथ बस राइट तरीके से ट्रेवल कर लिया। और देखिए क्या होता है ना, वैदिक विधाओं का मेन सिस्टम क्या था, देखिए देयर इज अ अप्रोच ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। तो वेस्टर्न अप्रोच क्या करता है कि दे आर डूइंग एवरीथिंग आउटसाइड द बॉडी, जैसे वो सारे फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं सेल को करने के लिए। बिकॉज मैंने साइंस करा, फिर मैं मैनेजमेंट में भी गया, बिजनेस मैनेजमेंट में, तो उसमें देयर आर फैक्टर्स की प्राइसिंग ऐसी करो, ये ऐसे करो, एनवायरमेंट ऐसा करो, ताकि एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब लेकिन अपनी ईस्टर्न अप्रोच क्या है, यद पिन्ने तद ब्रह्मांडे, उन्होंने कहा कि भैया जैसा अंदर है वैसा बाहर है। ऐसे आपने एक बाहर का स्टेटमेंट सोचा होगा, एज अबव सो बिलो, ये एक स्टेटमेंट है, जैसे बोला, एक मूवी भी आई थी इस चीज में, एज अबव सो बिलो में। तो क्या होता है, इंडियन अप्रोच ने क्या करा, मैं अपना संसार बदल सकता हूं अगर मैं खुद को बदल लूं। तो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द वर्ल्ड, द अप्रोच ऑफ द इंडियन अप्रोच, वैदिक अप्रोच इज टू फिक्स योरसेल्फ। अब जैसे मैं कहूं, ब्लेम करने लगूं, यार साले दुनिया ही खराब है, बाहर की लोग ही खराब है, ये वातावरण हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वास्तु एक ऐसा अप्रोच है, मैं अपना वातावरण फिक्स कर सकता हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि सिलिकॉन वैली में द एनवायरमेंट ऑफ दैट प्लेस इज सच कि भाई बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, दे आर जनरेटिंग वेल्थ, दे आर क्रिएटिंग वेल्थ। अब वही एनवायरमेंट क्या हमको यहाँ इंडिया में किसी एक गांव में मिल सकता है? आंसर इज नो। आप जितना बड़ा टैलेंटेड भी हो, लेकिन आपका एनवायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा वो चीज को करने के लिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे, द एनवायरमेंट इतना योगदान प्ले करता है। अगर इंडियन मूव आउट कर जाता है किसी फॉरेन कंट्री में, जो उसकी थर्ड जनरेशन होती है, जो वहीं पे पैदा होगी, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द लोकल एंड दैट पर्सन। सोचिए, एनवायरमेंट आपकी फिजिकल फीचर को पूरा बदल देगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वहां की लोकल पॉपुलाइज जैसे होती है वैसे ही हो जाएंगे जिस जगह में आप जाते हैं। तो द एनवायरमेंटल फैक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। अब वैदिक दृष्टिकोण क्या करता है, अंदर के फैक्टर को एनालाइज कर रहा है। वो ये देख रहा है कि अगर ये चीज पत्ता सही नहीं पड़ रहा, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, क्योंकि गोइंग आउट में समस्या क्या है, यू डोंट हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो n नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाते हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वो कैमरा अंदर ले जाएं अपने अंदर, तो ओनली एक फैक्टर हो जाता है, मेरा वाला, ठीक है। सो इट इज एबल टू हैंडल, वी आर एबल टू हैंडल। तो अब क्या है, जब मेरे पास 1000 चीजें हो गई जो मुझको फिक्स करनी है, तो इसमें एंजाइटी हो जाएगी, क्योंकि दिखेगा कि यार इतनी चीजें हैं। तभी जो एंजाइटी और डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट था, वो इंडियन कॉन्सेप्ट अभी नहीं था। इट इज रिसेंटली, अगर मैं बोलूं तो 5-10 साल में आना चालू हुआ है। क्योंकि हम लोग बाहर देखने लगे। पहले इंडियन अप्रोच क्या था, हम लोग अंदर ही देखते थे और संतुष्ट रहते थे, खुश रहते थे, क्योंकि फैक्टर्स बहुत लिमिटेड थे हम लोग को इन्फ्लुएंस करने वाले। राइट।
सो सिलिकॉन वैली का क्या फैक्टर है? सिलिकॉन वैली क्या वो ऐसे डायरेक्शन में है जो सपोर्ट करती है? क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स, लाइक यू नो, मोस्ट ऑफ द बिग नेम आइकन्स हैव कम फ्रॉम देयर। सो लाइक आप बोल रहे हो यस, कि ये इसका भी अप्रोच रहता है। देखिए क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो यूएस का एक एंड और दूसरे एंड, एक फाइनेंस कंट्रोल करता है तो एक टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है ना, दो बिल्कुल पोलैरिटीज हैं। ठीक है, एक जगह से फाइनेंस मूव करता है और एक जगह से टेक्नोलॉजी वो मूव करती है। तो क्या होता है, जगह जगह की इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप देखेंगे तो सर्टेन आर्ट, सर्टेन हैंडीक्राफ्ट उसी लोकेशन में ही अच्छे से बन पा रही है, वहीं के लोग उस स्किल के साथ आ पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे गांव हैं इंडिया में जहां पे वहां सब लोग आर्मी में चले जाते हैं, है ना, एंड एवरीवन इज डूइंग वेल, दैट प्लेस हैज दैट एनर्जी फील। ऐसे ही क्या होता है ना, जैसे मेरा एक प्रकृति का पॉडकास्ट आया था कि 3 टाइप की प्रकृति होते हैं, व्यक्ति का स्वभाव होता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए ट्रिनिटी की बहुत ज्यादा बात करी जाती है हर जगह, हर जितने भी शास्त्र हैं। शास्त्र का अगर मैं सही शब्द बोलूं, शासन करने के अस्त्र, ठीक है, द टूल्स टू रूल। ठीक है, तो अब क्या होता है, शासन यू कैन यूज टू रूल द वर्ल्ड, शासन यू कैन रूल योरसेल्फ आल्सो, है ना। वो आप जहां अप्लाई करते हैं वो टूल, इट डिपेंड ऑन दैट फैक्टर। तो अब क्या होता था, अब जैसे 3 टाइप की प्रकृति होती है, ठीक है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, बाहर इसको ट्रिनिटी बोलने लगते हैं, अलग अलग शब्द अलग अलग लोगों ने दिए हैं। ऐसे ही भूमि की भी नाड़ी होती है। वो भूमि ये सर्टेन टाइप का काम बहुत अच्छे से कर सकती है। जैसे एक जगह में स्कूल कॉलेजेस बहुत अच्छे से हो जाते हैं, एक जगह आपने देखा होगा फैक्ट्रीज बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, एक जगह देखा होगा कि हाउसिंग बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, एक जगह देखा होगा कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज, हेड ऑफिसेज बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। दैट पावर पोजीशन होती थी। जैसे अगर आप देखते हैं तो अपने जितने भी जो सेंट वगैरह होते थे, वो स्पेसिफिक लोकेशन ढूंढते थे जहां पे ऊर्जा ज्यादा हो रही होती है। अगर मैं बोलूं तो जो कामाख्या मंदिर है, जो आजकल तंत्र के लिए बहुत फेमस है, लोगों को अवेयरनेस में आ गया। आजकल का क्या, लोगों को पता चलने लगा, लेकिन वो तो है तो बहुत पहले से लोगों को पता चलने लगा। लेकिन वो जो है वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट माना जाता है नहीं ईश्वर का स्थान, ठीक है, तो वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है। तो उस जगह में ऊर्जा का क्रिएशन पॉइंट है। तो अगर आप वहां जाएंगे तो यू गेट सर्टेन इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, मगर वहां मिल जाएगी। जैसे आपने सुना होगा ना, कई बाहर के फाउंडर्स जो यहाँ इंडिया में आए, एक सर्टेन जगह में गए तो वहां उनको इनसाइट मिल गई, और जबकि ना वहां के गुरु से मिले, वो ही वॉज नॉट इवन अलाइव, लेकिन वहां जाने भर से हो गई। तो अगर मैं बोलूं तो इंडिया ने, वैदिक दृष्टिकोण ने वास्तु शुरुआत क्यों की? वास्तु का जो शुरुआती एप्लीकेशन है वो चालू हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर से। तो इंडिया का ये एक्सपेरिमेंट था कि वेल्थ जनरेटिंग पावर हाउसेस हम उसको क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो वास्तु की शुरुआत वहां से हुई। तभी अब अगर आप मंदिर देखते हैं तो मंदिर का एक सर्टेन आर्किटेक्चर है जो हर जगह कॉमन है। मैं पुराने मंदिरों की बात कर रहा हूँ, आजकल नए नए मंदिर तो अलग अलग आर्किटेक्चर वो उस विधा के भी बन जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पुराने आर्किटेक्चर के देखेंगे तो आप जब मंदिर में जाते हैं तो द एंट्री पॉइंट फिर एक डोम सा होता है। तो अगर मैं बोलूं तो मंदिर को अपने सर के प्रतीक के हिसाब से ही बनाया जाता है, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, जैसे मान के चलिए, इफ आई हैव टू एक्टिवेट सर्टेन पोर्शंस ऑफ योर माइंड, सर्टेन एक्टिविटी, सर्टेन स्किल ऑफ योर माइंड, तो वो हर मंदिर, आपने देखा होगा कितने ढेर सारे मंदिर हैं। एक सिंपल मंदिर भी तो करा जा सकता था ना, नहीं। बट क्या होता है, इतने ढेर सारे मंदिर का पॉइंट यही था कि सर्टेन एनर्जी फील्ड जो मुझको लेने जानी है, मैं वहां से एक्सट्रैक्ट करके ला पाऊं। जैसे इफ आई वांट टू एक्सपीरियंस अ वॉरफेयर, तो एक सर्टेन शक्ति है जो अवेलेबल है। अगर मैं ज्ञान की कोई चीज करना चाहता हूं तो एक सर्टेन स्पॉट अवेलेबल है जहां से वो सोर्स क्रिएट हो रहा है। वहां से वास्तु का इंडिया ने एक्सपेरिमेंट चालू किया, और ये जितना भी वास्तु का नॉलेज है वो मोस्टली एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दी टेम्पल। हम लोगों ने टेम्पल की रिसर्च करी कि वो प्रॉस्परस क्यों है। अब आपको भी पता होगा इंडिया में ऐसे टेम्पल हैं जहां पे आप अगर जाएंगे ऑटोमेटिकली यू विल फील टू डोनेट, एंड दोज आर दी वेल्थ जनरेटिंग पावर हाउसेज। वहां पे आप जाएंगे, आप कुछ नहीं सोचेंगे, आप जितना भी है आपके मन में आप दे देंगे, एंड स्टिल यू विल फील हैप्पी, ठीक है। तो दिस इज दे आर, ये एक्सपेरिमेंट किया गया वहां पे। ये कुछ नहीं सोचा गया कि 7 स्टेप्स ऑफ प्राइसिंग और ये सब कुछ नहीं करा गया। वहां के वातावरण को ऐसे फिक्स करा गया ताकि आप जाओ और आपके वो पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाए। एंड मजे की बात, जितने लोगों ने भी वहां डोनेट किया है, दे हैव ग्रोन ट्रेमेंडसली। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ वह डोनेशन हो गया होता, क्योंकि अगर आप किसी को बेवकूफ बनाना चाहते हैं तो 5 साल 10 साल आप देखेंगे तो ये कितने सालों से ये चीज होती चली जा रही है। अगर किसी को कोई इफेक्ट ना आ रहा होता तो कब तक कौन बेवकूफ बनेगा? Those are actually adding value to your life. जी, ये तो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है तिरुपति जाकर। अब मुझे लॉजिक समझ में भी आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट लाइक बालाजी इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, सो आई फॉलो हिम ब्लाइंडली।
बट टॉकिंग अबाउट मंदिर, आपने मेरे से कहा था कि घरों में मंदिर नहीं होना चाहिए। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो हर घर में, मतलब अगर ये पॉडकास्ट इंडिया में कोई सुन रहा है तो वो दे विल से कि क्या बात कर रहे हो, आप खुद इंडियन हो, आपके घर में जी भी मंदिर होगा ही, मेरे घर जी में जी भी है, मैं तो दुबई में जी रहती जी हूँ फिर भी। जी जी तो उसका क्या लॉजिक है कि क्यों नहीं होना चाहिए मंदिर घर में? देखिए क्या है ना, जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा भगवान की दिशा मानी गई है, सब लोग मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा भगवान की दिशा। तो देखिए क्या होता है ना, अपनी बॉडी में 5 तल होते हैं जिसको कहा जाता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक है, तो ये 5 तल अपने शरीर में माने गए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अपनी जो वास्तु होती है, द मोमेंट एक जगह में जब 4 दीवारी बनाई जाती है तो इट विल हैव द सेम प्रॉपर्टी जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, अगर मैं समुद्र से के पानी की एक बाल्टी भर लाऊं तो इट विल हैव द सेम प्रॉपर्टी जो समुद्र के पानी की है, राइट? बट इवन दो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट सोर्स, बट इट विल हैव द सेम प्रॉपर्टी, और वैसा ही इसका रिएक्शन आने वाला। तो यही आप समझ लीजिए, जैसे आपने 4 दीवारी बांधी तो वो वैसे ही एक्ट करता है कंप्लीट प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, अब क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्थान है वो एक स्थान ऐसा है विच हेल्प अस टू कनेक्ट विथ आर विज्ञान में एंड आनंदमय कोश। ये शब्द सुनने में थोड़े से अभी क्योंकि नए अभी साउंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, अन्नमय कोश मतलब द पर्सन हु इज डिपेंडिंग ऑन हिज फिजिकल पावर। ठीक है, प्राणमय कोश द पर्सन हु इज यूजिंग हिज एनर्जी बॉडी, नॉट हिज फिजिकल बॉडी, ही इज यूजिंग द एनर्जी बॉडी। जैसे अगर मैं बोलूं तो लेबर्स आर डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल पावर, अन्न में डिपेंडेंट है, वो फिजिकल पावर पे डिपेंडेंट है। देन हम लोग आ जाते हैं जो अपनी एनर्जी बॉडी पे डिपेंडेंट है, अपनी ऊर्जा कैसी है, एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा कहीं पे अगर डाल देते हैं, अगर आपने कोई काम किया और वही दूसरे ने काम किया लेकिन आपके काम के करने से रिजल्ट अलग आ रहा है, क्यों? क्योंकि यू हैव यूज्ड योर एनर्जी पार्ट। ठीक है, फिर तीसरा हो जाता है मनोमय कोश। द मनोमय कोश, जैसे नहीं कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना? हार के भी जीतने वाले को बाजी करके, है ना? मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट इसलिए बताए गए कि अगर आपका मन अप, मेरे गुरु कहते हैं अप और सेट है, ठीक है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। इवन दो लाइफ की परिस्थिति जैसी हो, आपका मन ऊपर होना चाहिए और सेट होना चाहिए। मन अगर नीचे गिर जाता है तो आप जीतने के बाद भी आपको इरेलेवेंट फील होता है। ठीक है, फिर चौथा हो जाता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश को अगर मैं वर्णन दूं तो विज्ञानमय कोश एक ऐसा कंपोनेंट है जो नेचर ने सिर्फ आप ही को देके भेजा है। जैसे अपना कहा जाता है द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, ब्रह्मा की एक इच्छा हुई, ये वेदों में डिस्क्रिप्शन है, ब्रह्मा की एक इच्छा हुई कि ये चीज करनी है, तो पार्ट ऑफ दैट ब्रह्मा एक उनसे अलग होता है, गेट्स मैनिफेस्टेड, इस दुनिया में जन्म लेता है, एक फिजिकल फॉर्म में आता है, एंड अंटिल ही फुलफिल्स दैट डिजायर ही विल कीप टेकिंग बर्थ। इसको लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट बोला गया है कि जब तक वो कोर पर्पस तुम अपना नहीं टच करोगे तो वो तुम आते रहोगे बार बार। अब जो विज्ञानमय कोश है, दैट इज द यूनिक नॉलेज जो नेचर ने सिर्फ आप ही को भेजी है, देख, और ये जितनी करोड़ों अरबों की जनता के पास वो नॉलेज नहीं है। तो विज्ञान में कोश वो कंपोनेंट होता है व्हेन यू नो कि हाँ, दीज आर माय ट्रू स्किल्स एंड दीज स्किल्स आई कैन यूटिलाइज एंड मेक माई सेल्फ फुलफिल्ड। वो काम करके अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखा था ना कि हाँ, the moment I walk in that studio, that feel, आप समझ गए ना, वो वाला पार्ट जो काम करके आपको लगता है, you feel fulfilled। ठीक है, अब आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश इज दैट फिजिकल बॉडी का जो पार्ट जो डायरेक्टली यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैंने इतना डिस्क्रिप्शन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के समझाने के लिए इसलिए दिया क्योंकि देखिए क्या है ना, जो नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी फील्ड है वो एनर्जी फील्ड है विच हेल्प्स यू कनेक्ट विद योर विज्ञानमय एंड आनंदमय कोश। ठीक है, वो ऊपर के 4 और 5 वाले तल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दैट वास्तु में जो शास्त्र हैं, जो एक्चुअली शास्त्र हैं, जिसमें जो टेक्स्ट हैं, जो वास्तु के जिसमें डिस्क्रिप्शन है, वहां पे कहा गया है कि वहां बैठ के यू कनेक्ट विद द हायर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो दैट इज द आइडियल जोन। ईशान कोर एक आइडियल जोन है, वहां बैठ के आप मेडिटेशन करें, और वो एक ऐसा जोन है जब आप बैठेंगे वहां पे, तो आपने कार्टून में देखा होगा ना कि टॉम एंड जेरी में एकदम से लाइट जलती है, कुछ एक आइडिया आता है, यू विल एक्चुअली फील दैट लाइट की टक से लाइट जली। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे मान के चलिए इफ आई वांट यू टू एक्सपीरियंस शुगर, ठीक है, अब आपको मैं शुगर बोलता हूं तो आई डोंट हैव टू डिस्क्राइब इट, क्योंकि आपने टेस्ट कर रखी है। ठीक है, आपने टेस्ट कर रखी है, तो शुगर यू कैन डायरेक्टली रिलेट। अब
हायर इंटेलिजेंस को कैसे रिलेट करोगे? तो हम लोगों ने जो नीचे के कोष में थे, तो उन्होंने उसका प्रतीक रख दिया वहां पे जाके। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। उन्होंने उसका हायर इंटेलिजेंस का सिंबल रख दिया। जैसे अगर मैं इंडिया को कहीं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो इफ आई कीप द इंडियन फ्लैग, द इंडिया इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। तो सेम वे जो क्या हुआ, जो अपने आप के विज्ञान में आनंद में कोश में नहीं थे, दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस किया चलो यार मूर्ति ही रख के काम चला लेते हैं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अचीव दैट पार्ट। तो वो वहां से प्रैक्टिस हुई और फिर देखा देखी सब लोग अपने घर में मंदिर रखना चालू हुए। बट दैट इज द आइडियल स्पॉट जहां पे आप बैठते हैं एंड यू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, यू कनेक्ट विद योर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, जो आनंद में और विज्ञान में कोश के माध्यम से कनेक्ट होती है। बट प्रैक्टिस स्टार्टेड क्योंकि वो प्रतीक रख के चालू कर दिया गया फिर वहां से। सो बट क्यों नहीं रखना चाहिए? लाइक भगवान की फोटो, या जैसे कोई बाल गोपाल रखते हैं, कोई जी जी शिव जी का शिवलिंग रखते हैं, तो क्यों एक्चुअली में क्यों नहीं रखना चाहिए? और अगर हम रखते हैं तो उससे क्या कोई वास्तु दोष या कुछ इफेक्ट होता है घर पर जो हमें नहीं पता चलता इवेंचुअली? देखिए, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मना नहीं है, बट हाँ जो दिशाएं दी गई हैं घर के मंदिर को बनाने के लिए। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, यूजुअली लोग नॉर्थ ईस्ट में जब मंदिर बनाते हैं तो बड़ा सा संगमरमर का उन्होंने सेटअप करते हैं, बड़ा सा भारी सा सेटअप करते हैं। अब क्या होता है ना, वो कनेक्टिंग पॉइंट था, आपने बड़ा सा हैवी स्ट्रक्चर लगा दिया वहां पे, यू विल ऑलवेज फील हैवी इन योर हेड, कनेक्शन फील नहीं होगा। तभी एक कॉन्सेप्ट लेके आए लोग कि यार इतने इंच के ऊपर मूर्ति ना लगाओ। आपने सुना होगा नहीं कि यार इतने इंच के ऊपर मूर्ति नहीं आती, तो कॉन्सेप्ट इसको मिटिगेट करने के लिए लोगों ने कहा कि यार बड़ी मूर्ति ना लगाओ, छोटी मूर्ति लगा दो। दैट इज ऑल्सो मतलब पॉइंट आप समझ गए, क्योंकि अगर आप बड़ी मूर्ति लेके आएंगे तो क्या होगा, आपको सेटअप और बड़ा हैवी करना पड़ जाएगा। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंचेस का। एक्चुअली मैं अगर टेक्निकली बोलूं तो इंचेस का रिस्ट्रिक्शन नहीं, द पॉइंट इज डू नॉट कीप दैट प्लेस हैवी। ठीक है, अगर आप रखते हैं इट इज अलाउड, मना नहीं है, बट रिकमेंडेशन जो आइडियल स्पॉट कहा गया है वो कहा गया है आप मेडिटेशन स्पॉट अपना रखें। ठीक है, बट क्या है ना, प्रतीक देख के भी वी फील हैप्पी। लड्डू गोपाल को देख के भी आपका मन एकदम से लादित हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है ना। तो दीज आर वन ऑफ द मेथड्स, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, बट हाँ यू कैन कीप इट एन एक्सपीरियंस। बट द आइडियल, आई से द इवॉल्व्ड ह्यूमन, जिसको कहते नहीं है भक्त भक्ति भगवान, जब तीनों एक हो जाएं, ये पतंजलि योग सूत्र का है, जब ये तीनों एट सिंक आ जाए तब रिक्वायरमेंट नहीं होती वहां मंदिर की, है ना। आप समझ गए, जब भक्त भक्ति भगवान जब एक हो जाए, ये पतंजलि का थोड़ा एडवांस लेवल का स्पिरिचुअलिटी का जर्नी का पाथ है, जब ये तीनों एट सिंक हो जाए, ठीक है, तब रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, स्टिल इफ यू आर इन द प्रोसेस आप उसको रखिए। एंड यस, भगवान की मूर्ति क्या होता है ना, एक सर्टेन टाइप का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट के जोन में आपने ऐसे भगवान रखे जो बाय नेचर अग्रेसिव हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो मंगलनाथ आपने रख दिया, ठीक है, बाय नेचर गॉड ऑफ वॉर नहीं बोले गए हैं, तो क्या है ना, आपका माइंड एट वॉर रहेगा हमेशा। ठीक है, तो व्हेन यू आर कीपिंग द सिंबल्स, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपका स्वर्ग माना गया है, तो ऐसे भगवान रखिए जो थोड़ा सा नहीं प्लेजेंट आपको लगते हो, एंड बाय नेचर उनका थोड़ा सा एक्टिविटी अलग हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गॉड ऑफ वॉर खराब है, गॉड ऑफ वॉर को हम लोग साउथ ईस्ट के जोन में रखते हैं, वो स्थान दिए गए हैं उनको देने के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप भगवानों को एक साथ क्यूमुलेटिव एक जगह रखना चाहते हैं, तो आइडियल जोन इज नॉट नॉर्थ ईस्ट, इट इज प्रेफरेबली ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मतलब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो एक स्थान आता है, वहां पे आइडियली आप कलेक्शन ऑफ भगवान रख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड कि आप बहुत ढेर सारे भगवान रख दीजिए, क्योंकि क्या है ना, हर भगवान एक सर्टेन एनर्जी फील्ड ऐड कर देते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं तो वास्तु के जो कलर्स हैं वो भी एक्चुअली भगवान को मद्देनजर रखते हुए ही करे गए हैं। जैसे साउथ ईस्ट में दुर्गा जी को कलर दिया गया है, अगर आप दुर्गा जी का देखेंगे तो नहीं, फाइट और उससे रिलेट किया जाता है, तभी साउथ ईस्ट का कलर लाल रखा गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी को साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ का स्थान दिया गया है, बोला गया ना दक्षिण में रखिए, तो आप ऑरेंज कलर दक्षिण कलर को दिया गया है वास्तु में। ठीक है, ऐसे ही हर भगवान के अलग अलग जोन है। उस एनर्जी फील्ड को प्रॉपर हार्नेस करने के लिए यू हैव टू कीप देम इन द राइट स्पॉट। अगर आप देखते हैं तो विष्णु जी पानी के अंदर है ना, ठीक है, तो उनका एक स्पॉट दिया गया। अगर हम लोग भोलेनाथ जी को इमेजिन करते हैं तो देखते हैं ना, पहाड़ों के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं, एनिमल स्किन लपेटे हुए के ऊपर बैठे हुए, तो वी हैव द सर्टेन स्पॉटिंग माइंडसेट में आता है ना। अगर हम ब्रह्मा जी को बोलते हैं तो कमल में बैठे हुए, तो एक भगवान को रिलेट करते ही हमको उनका वातावरण समझ में आ जाता है। तो इफ वी कीप दैट आइडल इन द आइडियल वातावरण जिसके हिसाब से वो डिफाइंड है, इट विल गिव यू द पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं है देखिए, बट हाँ, इफ यू कीप दैट इन द पॉजिटिव जोन जहां के लिए वो बने हुए हैं, देन इट इज गुड।
अब यही चीज क्या होता है, साउथ वेस्ट का एक दिशा मानी गई है, मतलब आइडियली जो मैंने बताया ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आप रख सकते हैं मंदिर, ईस्ट में रख सकते हैं आप मंदिर, है ना, दोज आर गुड स्पॉट्स जहां पे आप कलेक्शन ऑफ गॉड रख सकते हैं। अब कुछ लोग हो जाते हैं जो साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में रखते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब साउथ वेस्ट में रखते हैं तो बिजनेस में मनी रिकवरी नहीं होती, ठीक है, एक वन ऑफ द फैक्टर है। अगर साउथ वेस्ट में अगर आप देखेंगे बिजनेस में कैश फ्लो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर गया है, तो आप देखेंगे साउथ वेस्ट में आपके पूजा घर या भगवान की अगर प्रतीक रख दी है आपने, फोटो रख दी है, आइडल रख दी है, तो मनी रिकवरी नहीं होती। एंड यही चीज अगर साउथ साउथ वेस्ट में चला जाता है तो यू विल नॉट फील कनेक्टेड टू योर सेल्फ, आपको लगेगा कि यार यू एंड योर सेल्फ आर नॉट एट सिंक, ऐसा फील होता है, ठीक है। तो मंदिर जो बनाना चाहिए वो आइडियली ईस्ट की दिशा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा, एंड स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट आपको हल्का रखना चाहिए, बिकॉज दैट इज द कनेक्शन पॉइंट ऑफ यू विथ योर हायर सेल्फ, दैट इज द आइडियल सजेशन फॉर। लेकिन हाँ, मंदिर को हमेशा जो टेक्स्ट है, जो एक्चुअल टेक्स्ट है वास्तु के, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ये मंदिर को आपको घर में रखना है। ओके, सो लोग बोलते हैं जैसे कुंडली में जो दोष होते हैं, क्या उनका सोल्यूशन भी वास्तु से पॉसिबल है और एस्ट्रोलॉजी से पॉसिबल है? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो हमें तब पता चलता है जब शादियों के लिए कुंडली एक्सचेंज होती है, बिकॉज उससे पहले सिर्फ ये पता रहता है कि तुम मांगलिक हो या नहीं हो, जी जी जी। राइट? सो क्या ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से कनेक्टेड है, और क्या हम इस पे भी रेमेडीज कर सकते हैं? परफेक्ट है। देखिए क्या होता है ना, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी आर एट सिंक विथ ईच अदर, दोनों एट सिंक में काम करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, मंगल का समय आने वाला है, जैसे हम लोग तो इलेक्शन करके अपना लीडर चूज करते हैं, लेकिन कुंडली में क्या होता है, मामला फिक्स्ड है। हमारे प्रधानमंत्री कौन रहेंगे इस समय लाइफ में, मुख्यमंत्री कौन रहेंगे, और हमारी लाइफ का डीएम कौन रहेगा, फिक्स्ड है। इसको हम लोग कहते हैं, शब्दों में एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी होती है महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ठीक है। द मोमेंट यू आर बॉर्न आपकी वो फिक्स्ड हो जाती है कि भाई इस समय ये प्लैनेट इसको रूल करेगा। अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में जो कर्ता का जो दिया गया है कि कर्ता कौन है, तो कहा गया है कि भैया प्लैनेट करता है, आदमी नहीं कर रहा, ठीक है। आदमी तो सिर्फ दृष्टा है, वो देख रहा है। अगर एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में मैं जाऊं तो वो कहता है, डिफाइन करते हैं कि प्लैनेट कर रहे हैं और तुम सिर्फ देख रहे हो। तभी दृष्टा भाव पे बड़ा फोकस किया गया है। तभी हम लोग कहते हैं नहीं, कहाँ गए, अरे दर्शन करने गए, क्या गए, दर्शन करने गए। इट इज अ वे ऑफ आवर इंडियन कल्चर टू पुट इट इनसाइड आवर हेड कि भाई साहब तुम सिर्फ देख ही रहे हो, कर नहीं रहे हो। आप समझ गए, दिस इज द वे, ताकि कहाँ गए, वी हैव एसोसिएटेड दर्शन विद समथिंग स्पिरिचुअल, समथिंग हायर, है ना। तो क्या है ना, तुम देख रहे हो, ठीक है, दृष्टा भाव दिया गया है, कर तो प्लेनेट रहा है। अगर आप देखेंगे तो मेरी लाइफ में मेरे जानने वाले मेरे कॉल करते हैं, भाई साहब अभी तो तुम ये कर रहे थे, अब एकदम से तुम वास्तु की फील्ड में घुस गए हो, है ना, ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। आई हैड लाइक मेरी लाइफ बहुत आराम से घूमती घामती आराम से गई है, मैंने अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करी हैं। आई वाज इनटू थिएटर आल्सो, आई वाज इनटू एक्टिंग आल्सो, आई वाज इनटू हॉकी आल्सो, है ना। मैंने अलग अलग चीजें अपने आयाम एक्सप्लोर की है लाइफ में। और मैंने देखा, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी की स्टडी कर ली तो मैंने देखा यार हर चीज मैच कर रही है। जब शुक्र का टाइम आया तो मैं एक्टिंग में घुसा, अच्छा खासा उसमें रिस्पांस आया लोगों की तरफ से, ठीक है। जब मेरा जुपिटर का टाइम आया, जुपिटर का टाइम मेरे पैसे की जिम्मेदारी लेते हैं, और एक्सप्लेनेशन में जादू से पैसे की जिम्मेदारी लिया हुआ है मेरे एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं देखता हूँ द डे जुपिटर मेरी लाइफ में आया, क्योंकि मैंने बताया ना महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा फिक्स्ड है मामला। तो जिस दिन वो उसकी अंतरदशा आई, मेरे खाते में उस दिन पैसा गिरा। वो भी किस चीज के लिए, क्योंकि ये सब विधाएं जादू की विधाएं मानी जाती है, किसके लिए, वास्तु के लिए पैसा गिरा। तो मैं सोचूं कि नहीं, मैंने वास्तु पे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी हुई है, आई एम दैट स्किलफुल, इट इज बिकॉज ऑफ मी दिस इज हैपनिंग। नो, आई से कि भैया जुपिटर कर रहा है ना, दैट कीप्स माय इनर सेल्फ मोर काम एंड कंपोज्ड। तो टाइम पीरियड आके वो डिसाइड कर देता है कि ये इसकी लाइफ में होने क्या वाला है, ठीक है। अब मैं रेमेडियल पार्ट बताता हूं, क्योंकि वास्तु और एस्ट्रो सिंक में है। तो जैसे मान के चलिए एग्जांपल देता हूं, मंगल का टाइम है, मंगल का टाइम आने वाला है। मंगल के टाइम ने आपके लिए कुछ नेगेटिव प्लान करा हुआ है। नेगेटिव कभी कोई प्लैनेट प्लान नहीं करता, हम लोग समझ नहीं पाते वो कराना क्या चाहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एक दिशा मानी गई है वास्तु में, मंगल की दिशा मानी गई है, ठीक है। अब उस दिशा में मंगल का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, साउथ की दिशा मानी गई है, ठीक है। अब क्या होगा, अनलेस एंड अनटिल साउथ की दिशा डिस्टर्ब्ड होगी, वहां पे आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दी। अब क्या है, मंगल हैज प्रिपेयर्ड दी, उसने प्लेग्राउंड सेट कर दिया है, आने से पहले वो अपना प्लेग्राउंड सेट कर देगा। लोग वही कहते हैं ना यार, ये तो इतने साल से था, तब नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है।
क्योंकि वो तब से वो प्लानिंग करके पिच तैयार करे हुए था, ठीक है, और जिस दिन वो आएगा वो उठा के बैटिंग चालू कर देगा, ठीक है। तो अब साउथ की दिशा, मंगल की दिशा, और वहां पे अंडरग्राउंड आपकी जोन डिस्टर्ब्ड है, तो जब वो आएगा उठा के वो जो चीज एक्टिव करना चाहता था वो कर देगा। लेकिन इसको काउंटर दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, हम एस्ट्रोलॉजिकली भी कर सकते हैं, हम इसको वास्तु के एस्पेक्ट से भी कर सकते हैं। अगर हम वास्तु के एस्पेक्ट से उस जगह को सही कर देंगे तो वो चीजें एक्टिव नहीं होंगी, है ना। इट इज ऑलवेज एट सिंक, दोनों एट सिंक में चलेंगे तभी काम होता है। ये गाड़ी के दो पहिए टाइप का है, तभी मूवमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एस्ट्रोलॉजी अकेले प्ले कर गई, ओके वो एट सिंक विथ वास्तु प्ले करेगी। जैसे क्या है ना, नेचर के नियम बड़े फिक्स्ड है, मामला फिक्स्ड है। कभी ऐसा नहीं होता कि ग्रेविटी पिग के ऊपर नहीं लगी और पिग उड़ गया, है ना, मतलब आप समझ गए ना, वो मामला बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज और गलती नहीं होती। ऐसे ही ये दोनों चीजें एट सिंक रहती हैं। अगर ये एट सिंक नहीं है, वहां पे अपने पास रोल आता है रेमेडी एस्पेक्ट निकालने। जैसे एग्जांपल देता हूं, मेरे लाइफ में 12th बॉक्स का टाइम आया, शनि मेरा 12th बॉक्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो 12th बॉक्स सर्टेन चीजें लेता है लाइफ में, उसमें एस्ट्रोलॉजी में डिस्क्रिप्शन है। 12वें की जब टाइम आएगा तो एक आप फॉरेन चले जाएंगे, दूसरा आप हॉस्पिटल चले जाएंगे, तीसरा आप लॉकअप में भी जा सकते हैं, चौथा आप इंटरनेट में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, पांचवा आप लोनली हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, पॉइंट इज अकेलेपन में चले जाएंगे, ठीक है। ये 12वें का एक्टिव होता है। तो अब रेमेडिरियल पार्ट कहां पे आ जाता है अपना। अब अगर 12वें की ये चीजें हैं, कौन सी फेवरेबल लग रही थी आपको, एक और होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी चालू हो जाएगा। तो कौन सा फेवरेबल लग रहा था, तो मुझको लगा फॉरेन, तो मैं उठा के भाग गया बाहर। मेरा 12वें का टाइम आया, मैं भाग गया, ठीक है। अब मेरा दोबारा 12वें का टाइम आया, मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि हाँ फॉरेन का कुछ हो जाए, लेकिन क्या हुआ, डिले हुआ अभी, तो मैं फूड पॉइजनिंग हुई, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। तो आप समझ गए, ये बस देखने वाला आना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहूं कि नहीं यार मैंने खाना गलत खा लिया था, तो मैं थोड़ा ये मेरा एट पीस रहता है। अगर मैं हॉस्पिटल भी गया तो मैं आई एम जस्ट ब्लेमिंग द प्लैनेट्स एंड कीपिंग दिस एट पीस। मैं नहीं कह रहा कि बाकी लोग को भी ये अप्रोच लगानी चाहिए, बट हाँ, बीइंग द एस्ट्रोलॉजर ये बड़ा एडवांटेज हो जाता है। जो भी लाइफ में हो रहा है ना, यू कैन ब्लेम द प्लैनेट एंड नॉट द पर्सन। सो आप बोल रहे हो कि सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है और लाइक सब कुछ अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो फिर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि तो मतलब हम बैठे रहें, हम वेट करते हैं बस हमारी कुंडली जब जिस डायरेक्शन में अच्छे में आई तो अच्छा हुआ, बुरे में आई तो बुरा, हम कुछ हार्ड वर्किंग। सो मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस, अगर मैं फाउंडर हूँ, मैं पिछले 6 साल से बिजनेस कर रही हूँ और मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, बट वो नहीं ग्रो कर रहा है, एंड ऑन द नेक्स्ट पेज अगर कोई और फाउंडर है वो 6 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, सो मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। और अगर आप बोल रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से हम उसको सही कर सकते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट वन फैक्टर जो मैं लैग कर रही हूँ और उनका सही है। इज इट द डायरेक्शन, क्या वो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से, या फिर आप बोल रहे हो कि मेरा कुंडली वैसा है कि मेरा टाइम सही नहीं चल रहा, कौन से एस्पेक्ट पे उस टाइम हमें फॉलो करना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, एक एस्पेक्ट होता है कि अगर आपको लगता है कि आप बैठ के देख सकते हैं तो एक बार ट्राई करिए बैठ के देख लेंगे ना, आप बैठ पाएंगे नहीं, ठीक है। वो कितने लोगों ने सोचा कि हाँ अगर ये लिखा है तो हाँ हम बैठ जा रहे हैं ना, है ना, तो बैठ के एक बार ट्राई तो कर लीजिए, पर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। कई बार लोगों ने सोचा है कि हाँ, लेकिन वो टाइम ही वही आया होगा। देखिए क्या होता है ना, मैथ्स का सवाल हमने लगाया, जवाब गलत मिला, तो वी हैव टू ब्लेम द मैथमेटिशियंस, है ना, वी कैन नॉट ब्लेम द मैथ्स। अगर कोई आपका टाइम इंटरप्रेट नहीं कर पाया और उसने गलत बता दिया और आप उसको माने चल रहे हो कि नहीं एस्ट्रोलॉजी ही खराब, तो द अप्रोच इज नॉट राइट, दैट इज नॉट द साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। मे बी हो सकता है जो इंटरप्रेट करने वाला हो है उसने गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया, शायद तुम्हारे बैठने का ही टाइम आया था तो तुम बैठे रहे, है ना, और उसने तुम्हें बता दिया था कि तुम तो झंडे गाड़ोगे, तुम्हारे तो गज केसरी योग चल रहा है ना, उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है और तुम गज केसरी योग के वेट में तुम बैठे रहेंगे। देखिए अपना जो वैदिक सिस्टम है वो कर्म प्रधान है, ठीक है। वो कर्म प्रधान इसलिए है, लोगों ने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी भाग्य प्रधान की चीज है, आंसर इज नो, एस्ट्रोलॉजी कर्म प्रधान की चीज है। एस्ट्रोलॉजी, अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि यार एस्ट्रोलॉजी कर्म प्रधान कैसे हो गई, वो तो टोटल भाग में खेल रही है। नहीं, अपने इंडियन अप्रोच ये था कि यार प्लेनेट को भी बदल लेंगे, है, अगर नहीं कुछ हो रहा है तो इसको भी सही कर लेंगे, है ना, दैट वाज द कर्म स्थान। अच्छा चीज नहीं हो रही तो मैं अपना वातावरण सही करके मैं अचीव कर लूंगा वो चीज, है ना। तो ये जितनी विधाएं हैं ये कर्म प्रधान विधाएं। हाँ, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एस्ट्रोलॉजी और ये सब विधाएं अगर आप देखेंगे तो एक सर्टेन इकोनॉमिकल लेवल के ऊपर वाले लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि नीचे वाले तो रोटी कपड़ा मकान में ही अभी जूझ रहे हैं,
ठीक है, राइट। अगर आप देखा था तो ये विधाएं हैं तो है नहीं नीचे वालों के लिए, ठीक है ना। पॉइंट इज, क्योंकि जो इससे थोड़ा ग्रो करने लगता है उसको जरूर पता होता है यार मैंने नहीं किया। वो एक घटिया सी स्पीच बना के तैयार रखता है जब भी कोई पूछता है व्हाट इज योर सक्सेस, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, क्योंकि उसको पता है वो ना, वो एक सर्टेन स्पीच बना के रखे हुए है, क्योंकि उसको भी पता है कि जो मेरे साथ घटित हुआ वो मैंने नहीं किया, ये हुआ है, ये कराया है किसी ने। तभी वो एक सर्टेन लेवल वाला हमेशा इन विधाओं पे ज्यादा फोकस करता है, बिकॉज ही नोज द ट्रूथ कि यार हुआ नहीं। ये जो अभी ग्रोइंग वाले हैं इनको कभी ये नहीं कहना है तुम तो मेहनत करो भाई साहब, तुम तो घटो पहले, है ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये चीज जरूरत थी कि तुम्हारे लिए कि नहीं। ये तभी आप देखा होगा एक सर्टेन इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वाले लोग ज्यादा करते हैं, नीचे वालों के लिए है ही नहीं है विधा। दे शुड नॉट टेक एन अटेम्प्ट। जब तुम तो वो एक्सपीरियंस हो ही नहीं भाई साहब, तुमने 12वीं का कक्षा पार करी नहीं, तुम क्या हमसे सवाल जवाब और समझोगे जब तुमने वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं कि हाँ जब इस जगह में गए तो कपड़े का कलर मैटर कर गया था। जब तुमने ही एक्सपीरियंस करा ही नहीं, अभी तुम भैया हल चलाओ और जोतो और भैया निकालो और बेचो, है ना। पहले तो तुम ये पार्ट कंप्लीट करो ना, जब तुम राइट। उस प्ले पे खेलोगे आके तब तुमको समझ में आएगा देयर आर मेनी फैक्टर्स एज वेल। अभी तो तुम उस रेस में आए नहीं, तो तुम ना बोलो कि विधाएं काम नहीं करती, है ना, मतलब आप समझ गए, क्योंकि उनके लिए तो अभी बनी नहीं। तुम पहुंचो पहले उस लेवल पे, फिर तभी आप देखा होगा सर्टेन लेवल वाले ही इस पे इन विधाओं में जा रहे हैं, नीचे वाले दे आर नॉट बॉदरिंग, क्योंकि उनके लिए है भी नहीं ये विधा, है ना। दे शुड नॉट पुट देयर माइंड एंड हेड कि नहीं यार ये करा ले, नहीं नहीं आप ना कराइए, पहले मेहनत करिए। ये सब कर्म प्रधान विधाएं, कर्म प्रधान की यार जगह को भी अपने मेहनत से सही कर लेंगे, प्लैनेट्स को भी जो इतनी दूर बैठे हुए हैं, जो नासा रोज टेलीस्कोप लगा देख रहे हैं, उसको भी यहां बैठे सही कर देंगे। अब आप सोचिए अपने शास्त्र इतने प्रिसाइज हैं, 200 साल बाद जिस दिन एक्लिप्स आने वाला है वो अपनी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है, हम लोग आज भी देख सकते हैं अपने पंचांग में कि इतने दिन बाद ये एक्लिप्स आने वाला है। द कैलकुलेशंस आर सो प्रिसाइज, ठीक है, प्रिसीजन की बात है ये चीज, ठीक है। अब मैं आता हूं आपके जो सवाल था कि हाँ व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, कि भाई एक सक्सेसफुल हो जा रहा है और एक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। देखिए एग्जांपल देता हूं, ह्यूमन के पास डिस्ट्रैक्शन होने का स्कोप है, ठीक है, स्कोप है उसके पास। जैसे मान के चलिए मधुमक्खी है, हम लोग जाते हैं मधुमक्खी का छत्ता उखाड़ लेते हैं, शहद पी लेते हैं। अगले दिन मधुमक्खी क्या कहेगी, अरे यार छत्ता उखाड़ दिया गया, कुछ नहीं करेंगे यार, बैठ रहे हैं हम। नहीं, वो दोबारा उस फूल में जाएगी और दोबारा छत्ता बनाना चालू कर देगी। तो अब क्या होगा, वो दोबारा अटेम्प्ट लेगी, क्योंकि क्या है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है वहां पे, है ना। यहाँ पे क्या है, नहीं अब हम डिप्रेशन, अब हमारे ये अब मन नहीं कर रहा है ना, वहां स्कोप ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वो अपने कर्म प्रधान तो करना ही है, तब तुम उस लीग में आ रहे हो। अकर्मियों के लिए ये विधाएं नहीं है। लोगों को लगा कि नहीं मैं बैठ जाऊं और आ जाएगा, भाई अकर्मियों के लिए तो है ही नहीं ये विधा, तुम तो आओ नहीं अभी, अभी तुम पहले कर्म तो सिद्ध करो तब इस पे डाला जाएगा। उनको तो कब पता चलेगा कि उनको कब आना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, नहीं बट नहीं परफेक्ट है। उनको कब पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल जो पिछले 6 साल से बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लाइक कंटिन्यूसली करी जा रहा है बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, जो दूसरों को आ गया 1 साल में। मतलब कल हमने स्टार्टअप किया, 3 महीना हमने स्टार्टअप किया और चौथे महीना हमने एक्विजिशन करवा दिया फॉर एग्जाम्पल। वो क्यों होता है और क्या स्टेजेस में आपको पता चल सकता है कि लाइक कि हम रेमेडीज अब करना चाहिए या लाइक सर्टेन थिंग्स खराब है? परफेक्ट है। तो देखिए क्या है ना, अपने इंडियन अप्रोच में सबसे पहला जो आ जाता था, हम लोग ने अपना ज्ञान स्टोरीज के माध्यम पे रखा। अगर आप देखेंगे तो गेम ऑफ थ्रोन्स का जो लास्ट एपिसोड होता है, जब फाइनल किंग डिसाइड करा जा रहा होता है, तो कहते हैं यार इसकी स्टोरी सबसे स्ट्रांग है, इसको किंग बना देते हैं, है ना। आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस में लेता हूं यहाँ पे, जी। तो क्या होता है ना, हम लोगों ने अपनी जितनी भी ज्ञान को है वो स्टोरी के फॉर्म में डाल के रखा है, ताकि इट इज ऑलवेज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू शिफ्ट टू दी नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, बाकी सब बताएं क्यों नहीं इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाए, क्योंकि ज्ञान स्टोरी के माध्यम में नहीं है, ठीक है। अपने पास स्टोरीज हैं इस चीज की, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो महाभारत का रेफरेंस जो आजकल हॉटस्टार में जो नई वाली जो लास्ट वाली, एक तो पुरानी महाभारत है, एक नई वाली महाभारत है, अगर आप उसका रेफरेंस देखेंगे तो गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि दाल में क्या दिख रहा है, वो भीम कहते हैं हमको फल दिख रहे हैं। फिर युधिष्ठिर जी ने और चीजें डिफाइन करी थी कि मुझको घोंसला दिख रहा है, उसका ये दिख रहा है, उसमें रखे अंडे दिख रहे हैं, नीचे चींटी का वो दिख रहा है, ठीक है, उन्होंने और डिटेलिंग कर दी थी। फिर दुर्योधन ने भी अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया कि वो ये चीजें दिख रही हैं। फिर अर्जुन ने कहा कि मुझको आंख दिख रही है। तो अगर आप ये वाली महाभारत में देखेंगे तो उन्होंने किसी को बाण नहीं चलाने दिया था, उन्होंने किसी को बाण नहीं चलाने दिया था। जब अर्जुन ने ये जवाब दिया कि तुमको दिख क्या रहा है,
ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन वाज कि तुमको क्या दिखा। तो वहां से उन्होंने एनालाइज कर लिया था कि ये व्यक्ति ये वेपन में ज्यादा अच्छा रहेगा, भीम गदे में ज्यादा अच्छा रहेगा, अर्जुन बाण में ज्यादा अच्छा रहेगा, युधिष्ठिर स्पीयर में ज्यादा अच्छा रहेगा। आप समझ गए। तो क्या होता था ना, अपनी जो विधाएं हैं स्टोरीज के फॉर्म से ज्ञान को उन्होंने स्टोरीज में कन्वर्ट किया और आगे शिफ्ट कर दिया। तो सबसे पहले आपको अगर धनुष चलाना है, धनुर्विधा, तो यह समझ लीजिए क्या आपको वो चीज दिखती है जो अर्जुन को दिख रही थी, या भीम की तरह आप गदा पकड़ लीजिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसकी मैं कौन, हु एम आई, सबसे पहला स्टेप हो जाता है अपने आप। तभी आपने देखा होगा पहले की विधाएं थी, पहले के अपने कल्चर ऐसे होते थे, जब बच्चे का अन्नप्राशन होता था, जो 4 या 5 महीने के बाद होता था, उसके सामने एक थाली रखी जाती थी। ठीक है, मेरी डॉटर अभी 2.5 महीने की, हम लोग भी ये करेंगे, लोग ये विधा भूलते चले जा रहे हैं। उसके सामने एक थाली रखी जाती थी जिसमें पेन रखा जाता था, जिसमें एक फल रखा जाता, एक खाने की चीज रखी जाती थी, और एक तलवार टाइप की रखी जाती थी। तो जो बच्चा जो पकड़ लेता था, क्योंकि वो उस समय नेचुरली एट सिंक में है, तो बच्चा जो पकड़ लेता था उससे पता चल जाता था कि ये व्यक्ति का स्वभाव क्या है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि अगर मुझको शिकार करना है पानी में, तो क्या मुझको नेचुरली तैरना आता है, या तैरना मेरे लिए सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फैक्टर है। अब क्या हो गया, मैंने कहा ना, ह्यूमंस के पास डिस्ट्रैक्शन के बड़े फॉर्म आ गए। एक मोटिवेशन स्पीकर आएगा, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दिस इज द वे टू मूव अहेड इन लाइफ, है ना। अब क्या हो गया, अब आप हो बंदर और तैरने के लिए गोता मार दिए अंदर, आप स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन के चक्कर में। तो अपनी विधाएं क्या थी, सहज थी, कि नेचुरली तुम क्या अच्छा कर सकते हो। तो देयर वर मेथड्स, जो हम लोग प्रकृति को बोलते हैं, व्यक्ति का स्वभाव क्या है, क्या वो इस चीज को करने के लिए बना है, क्या वो वेट उठाने के लिए बना है, क्या वो वक्ता अच्छा है, तो मैं उसको स्टेज में भेज दूं तो नेचुरली ही विल ग्रो फास्ट, वो जल्दी अचीव कर लेगा कंपेयर टू दैट पर्सन जो बोलने के लिए बना ही नहीं है, जो बोलने के लिए स्किलफुल ही नहीं दिया गया उसको, जो नेचुरली वो स्किल नहीं रखता, लेकिन वो बिहाइंड द सीन वर्किंग में ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है, वो क्या चीज के लिए नेचुरली गुड है, और उसको उस चीज में डाल देना। अब जैसे सबसे ज्यादा इसका जो डिस्क्रिप्शन आया, जो इसका सबसे ज्यादा इसमें जो वर्किंग करी है लोगों ने, वो श्रीमद् भगवत गीता से करी गई, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन कृष्ण जी ने बड़े साइंटिफिक अप्रोच से दे दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई, एक है कर्मयोग, एक है ज्ञान योग, एक है भक्ति योग। अब मुझको पता है कि मेरा स्वभाव ज्ञान योग वाला है, तो मेरे ग्रोथ का फैक्टर क्या रहेगा, अगर मैं सही ज्ञान कर लूं तो मैं ग्रो कर जाऊंगा। ओके। कर्म योग वाले के लिए क्या होगा, अगर मैं लगा रहूं उस काम को सुबह करते लिए तो मैं ग्रो कर जाऊंगा। और भक्ति योग वाले के लिए है कि अगर मैंने रिसोर्सेस को अच्छे से मैनेज किया और मैंने एक हायर पावर को एक्नॉलेज किया तो मैं ग्रो कर जाऊंगा। तभी क्या होता है, श्री कृष्ण जी ने बहुत साइंटिफिक वे में ये चीज एक्सप्लेन कर दी, एंड दैट वाज एक्सेप्शनली गुड। और लोग आज तक उस गीता को सबसे ज्यादा बेस्ट बुक मानते हैं फॉर द सेल्फ हेल्प। उससे ज्यादा बेटर कोई बुक नहीं है आज तक। 5000 साल के ऊपर एक कथन बोला गया और आज भी वो बेस्ट है, आज भी वो इतना एप्ट है। अगर मैं मुख्य बात करूं, जैसे मान के चलिए लाइन ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है ये, ठीक है, अगर सब चीज भगवान करते हैं तो जो ये पाप करता है ये कौन करा रहा है, जो मर्डर कर दिया जाता है ये पाप करता है। अगर हर चीज, जब पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो ये पाप कौन करा रहा है। तो क्या भगवान भी पाप कराना चाहते हैं? तो इसका थोड़ा सा ऊपर वाला जो जवाब दिया गया, नहीं, एक शैतान होता है, एक असुर होता है, एक डेविल होता है जो गलत काम कराता है। हम लोगों ने ये जवाब किया कि भैया डेविल है, असुर है जो गलत काम करा रहा है। तो अब सेकेंड लाइन ऑफ क्वेश्चन आया कि क्या भगवान और असुर या डेविल में ईश्वर की इच्छा को क्या ओवर पावर कर सकता है डेविल? ठीक है, तो कहते हैं हाँ भाई, अगर गलत काम करवा सकता है तो ऑब्वियसली ओवर पावर कर सकता है। फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन आया, अगर असुर और डेविल में इतनी शक्ति है तो फिर डेविल को क्यों ना पूछ लिया जाए। लॉजिकल क्वेश्चंस है कि भाई साहब, अगर भगवान सब अच्छे से करा रहे हैं और गलत काम भी अगर हो रहा है तो गलत काम उनकी मर्जी के बिना हो रहा है क्या? तो आंसर में कहा गया कि नहीं भाई, उनकी मर्जी के बिना नहीं, एक दूसरी शक्ति है, अपोजिंग शक्ति है जो कर रही है। तो फिर अगर वो इतनी पावरफुल है तो व्हाई आई एम नॉट वर्शिपिंग द हायर पावर? राइट, लॉजिकल क्वेश्चन आता है ना माइंड में। तो ये जब क्वेश्चन, लाइन ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए श्री कृष्ण जी से, तो उन्होंने इतना साइंटिफिक अप्रोच दिया, इतना साइंटिफिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, इस दुनिया में 3 टाइप की शक्तियां हैं। ओके। एक आगे बढ़ाने वाली,
एक रोकने वाली और एक इन दोनों में बैलेंस क्रिएट करने वाली। तो इसको उन्होंने नाम दिया रजस राजसिक शक्ति जो आगे बढ़ा रही है, एक तामसिक शक्ति जो रोक रही है, पीछे खींच रही है, और एक सात्विक शक्ति जो इन दोनों में बैलेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है। एक गाड़ी सबसे तेज कौन सी चल सकती है? जिसका ब्रेकिंग सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, वही गाड़ी फास्टेस्ट कार हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। आप समझ गए कॉन्सेप्ट? अगर वो तेज बढ़ने वाली शक्ति है तो रोकने वाली शक्ति अगर बैलेंसिंग आई उसको रोकने के लिए, तभी वो गाड़ी उतनी तेज जा सकती है। आज हम लोग के ऊपर ग्रेविटी लगी हुई है, एक रोकने वाली शक्ति है, तो हम लोग चल पा रहे हैं। नहीं तो मून में आप देखेंगे तो एस्ट्रोनॉट ऐसे उड़ने लगता है, वहां रहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप जितनी बड़ी भी दीवार बना दे कोई फांद के आ जाएगा आपके। ठीक है, क्योंकि 6 टाइम्स कम ग्रेविटी लग रही है वहां पे। तो क्या है, उन्होंने डिफाइन किया इस संसार में 3 टाइप की शक्तियां हैं। हम लोगों ने इसको स्टोरी फॉर्म में बहुत डाला। अब नहीं, सब लोग प्रयागराज गए, सब लोग संगम गए, तो संगम मालूम है 2 नदियां दिखती हैं जुड़ते हुए, तीसरी नहीं दिखती। सरस्वती जी कहा जाता है नहीं दिखती। तो जो तीसरी शक्ति है बैलेंसिंग पावर, वो नहीं दिखती। तो जो आपको दिखेगा, दिन और रात तो हो रही है, एक दिन हो गया एक रात हो गई, दो एनर्जीज हैं। अब आप देखेंगे, आपने देखा होगा एग्जीबिशन टाइप का करते हैं रोड साइड में, आपने देखा होगा इंडिया में एक बड़े से डंडे लगा दिए जाते हैं, एक छोटी सी लड़की एक डंडा लेके उसको बैलेंस करते हुए चलती चली जाएगी। ठीक है, तो क्या है, वो डंडा क्यों लिए हुए? वो बैलेंस क्रिएट कर रही है। अगर इधर गिर रही है तो वो इधर डंडा कर देती, तो इधर चली जाती, इधर कर देती, इधर चली जाती। तो क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन द टू इज द आर्ट। ओके, क्रिएटिंग द बैलेंस in between the two is the art। और जो व्यक्ति इन 2 शक्तियों पे बैलेंस क्रिएट कर देता है उसको साधु कहा जाता है। हम लोग एक नॉर्मल शब्द में बोल देते हैं साधु संत है, दोनों शब्दों में बहुत बड़ा वेरिएशन है। जो व्यक्ति 2 शक्तियां बैलेंस कर रहा है, राजसिक शक्ति और तामसिक शक्ति, उसको कहा जाता है साधु। वो साधे हुए है 2 शक्तियों को। और संत उसको कहा जाता है जो तीसरी शक्ति को भी बैलेंस कर लेता है। तभी आपने एक गाना सुना होगा जो बड़ा फेमस है, नहीं, संत मिलन हो जाए, एक संत मिलन, एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है, भक्ति का गाना है, अगर आप सुनेंगे बहुत मजा आता है, बहुत मन खुल हो जाता है। तो कहते हैं जब संत मिलन हो जाए तो समझ लेना हरि से मिलन होगा। अब हरि से मिलन ऐसा नहीं होने वाला है कि भगवान उतर के हैंडशेक करने वाले, हाँ भाई बहुत बढ़िया काम किया तुम संत हो गए ना, ऐसा नहीं होने वाला। दैट मीन्स तुम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ हो जाओगे। तो मैंने ये इतना बिल्डअप आपको इसलिए एक्सप्लेन किया, आप समझिए कि पहले आपकी शक्ति क्या है, आपकी क्या राजसिक शक्ति है, क्या आपकी तामसिक शक्ति है, क्या आपकी सात्विक शक्ति है। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। अब इसीलिए साइंस ने क्या चीज डिस्कवर करी 30-40 साल पहले, कहा कि यार जो माइन्यूट स्ट्रक्चर है एटम, उसके 3 पार्ट हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए कृष्ण जी 5000 साल पहले बोल के चले गए थे कि इस बेस जो वर्किंग कर रहा है नेचर, वो 3 एस्पेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। अब साइंस ने 30-40 साल पहले कहा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, 3 पे बात हो रही है। अब क्या हुआ, इवन दो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, लेकिन अगर मैं छत से गिरा तो तामसिक शक्ति उतनी ही ग्रेविटी मेरे ऊपर लगाएगी और मेरा सर फटेगा। इट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट कि मैं भक्त था, मैं भक्त नहीं था। तो आप समझ गए, नेचर अपनी एनर्जी फील्ड से काम करेगा। आपको समझना है कि आप क्या हो। तो सक्सेस पाने के लिए यू हैव टू एनालाइज सेल्फ, कि मेरी क्या आगे बढ़ाने वाली शक्ति है, मेरी क्या चीजों को सिक्योर करके रखने वाली शक्ति है, मेरी क्या नया ज्ञान देने वाली शक्ति है। ठीक है, पहला ये रियलाइज कर लेना। और अगर आपने वो काम करा तो आपका स्टार्टअप फट से 3 महीने में ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर आपके स्टार्टअप में आपकी शक्ति है आगे बढ़ाने वाली, और आपको रोल दिया गया है कि भैया वेस्ट मैनेजमेंट देख लेना कि चीजें बर्बाद ना हो, तो अब वो वहीं टिका रहेगा, क्योंकि यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर वर्क। तो वैदिक दृष्टिकोण सबसे पहले कहता है फाइंड आउट हु यू आर, दैट विल हेल्प यू टेल कि व्हाट यू कैन डू। और अगर वेदों, पता नहीं ये सिंबल्स क्या कर रहे हैं तो अब अगर वेदों में मैं बोलूं तो वास्तु और ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति अपने स्वभाव में रह जाए। अगर मैं बोलूं तो वास्तु और ज्योतिष को यूज करके बस यही चीज करी जा सकती है कि व्यक्ति अपने स्वभाव में आ जाए। अगर व्यक्ति नदी के बहाव में स्विमिंग करेगा तो जल्दी स्विमिंग कर सकता है। अगर वो एंटी चला गया तो ग्रोथ आती है, हिंड्रेंसेस आती हैं लाइफ में। आप ये समझ लीजिए हमारा और भगवान के बीच में यही रिलेशन है, जैसे लॉर्ड इज माय शेफर्ड, आपने क्रिश्चियनिटी में सुना होगा ना, लॉर्ड इज माय शेफर्ड। आप मोटा मोटा आप यही समझ लीजिए, आपने गाय चराते हुए उस आदमी को देखा है ना,
जब गाय अपने पात से हटती तो पीछे से डंडा पड़ता है ताकि पात में आ जाओ। अपना और भगवान का यही रिलेशन है। द मोमेंट वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, वो पीछे से एक मार पड़ती है और फिर वी सी द वर्ड कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, गलत है ना, वो पीछे से डंडे चलना चालू हो जाते हैं। व्हेनेवर यू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर पाथ, तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना चालू होती है। एंड व्हेन एवरीथिंग इज एट सिंक, व्हेन यू आर विद द मोशन, जहां पे नेचर आपको ले जाना चाहता है, यू विल ग्रो लाइक दिस। अदरवाइज आप नदी के बहाव के उल्टा बहते चले जा रहे हैं एंड यू आर ब्लेमिंग कि यार मैं इतनी तो मेहनत कर रहा हूं, मैं एक फिट भी आगे नहीं गया। तो पॉइंट इज नो योर सेल्फ, नो की एनर्जी मेरी कहां लगती है, एंड उसी बहाव में बस बह जाइए। फिर देखेंगे कि अरे यार मैं तो हाथ ऐसे मारा और मैं 10 फीट आगे चला गया। तो वैदिक दृष्टिकोण ये चीज बताता है, ग्रोथ का ये फैक्टर बताता है कि भाई जानो और फिर वो काम करो जो तुमसे होता है। अगर मैं बोलूं मेरे अगर क्लाइंट कम होना चालू हो जाते हैं तो मैं कुछ नहीं करता, मैं बस एक बुक उठाता हूं, पढ़ना चालू कर देता हूं, अपने आप आ जाता है। क्योंकि नेचर देखता है कि अच्छा ये ज्ञान कर रहा है, इसको दे दो, क्योंकि ये एट सिंक हो गया। मैं एट सिंक अपना कर्म कर रहा हूं जिसके लिए मुझको बनाया गया, हो जाएगा। अगर वाटर प्रधान व्यक्ति चीजें बर्बाद करना चालू कर देता है, उसकी सेविंग खत्म हो जाती है। देयर आर मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स, कभी और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अवॉइडेबल चीज होती है हर प्रकृति के लिए। लेकिन ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट क्या है ना, दिस कैन क्रिएट वंडर्स, दिस कैन क्रिएट वंडर्स। ये आपको एट सिंक कर सकता है। तभी कहा जाता है ना यार इसका तालमेल हिल गया, ये असुर हो गया। असुर मतलब हु इज नॉट एट सिंक, आसुर जो अपने रिदम में नहीं है। तो आसुरिक शक्ति को कभी नेचर सपोर्ट नहीं करता। सो ये हु एम आई वाला जो क्वेश्चन है, लाइक आपने इतना इजीली एक्सप्लेन कर दिया, बट एक्चुअली हमें कैसे पता चलेगा कि हु एम आई? लाइक मोस्ट ऑफ द गुरुज नाउअडेज ऑल्सो सेज दैट यू शुड नो योरसेल्फ। आपको पहले जानना पड़ता है कि आप क्या हो, तब पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता कि हमारा लाइफ में, सबकी लाइफ में एक पर्पस होता है, ऐसा नहीं है। अगर हम जिंदा हैं तो मे बी यही पर्पस है हमारी लाइफ का। सो आपने जब बोला कि आपको बस जानना है हु यू आर, सो वो अपने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए कि हु एम आई, मुझे कैसे पता चलेगा? आप बोल रहे हो कि एनर्जीज, द 3 काइंड ऑफ एनर्जीज, तो कैसे मैं डिफाइन करूँगी कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बातें करती हूँ, तो मैं कैसे पता करूँगी कि मैं कौन सी एनर्जी में फॉल परफेक्ट करती हूँ? तीनों परफेक्ट एनर्जीज मैं अपने से कैसे रिलेट कर सकती हूँ? परफेक्ट है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट है अर्थी हो जाना। अर्थ का 2 मतलब होते हैं, रेलेवेंट या मोनेटाइजिंग। तीसरा कोई मतलब नहीं है, या तो तुम रेलेवेंट हो और कमा पा रहे हो। तो अपने यहां क्या होता था ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम लोग सोचते थे कि ये 25 साल ये करना है, 25 साल ये करना है, 25 साल ये करना है, 25 साल ये करना है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज जब आप धर्म में हैं तो नेक्स्ट अर्थ आ जाएगा आपके पास, ठीक है, तब पैसा आएगा। जब अर्थ आएगा तो आप अपनी कामनाएं पूरी करेंगे। जब कामनाएं पूरी कर देंगे तो मोक्ष आएगा। मोक्ष का मतलब ये नहीं मर जाएंगे, मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय। मोह का क्या है? इल्यूजन का क्षय हो जाना। जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि यार लैम्बोर्गिनी आ जाए, आई विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन, आई विल फुलफिल्ड माय लाइफ गोल, है ना, ऐसा मैंने सोच लिया। तो मैंने धर्म में आया, मैंने अर्थ कमाया, मैंने कामनाएं में लैम्बोर्गिनी खरीद ली। 3 दिन बाद समझ में आया कि यार मजा तो नहीं आ रहा, है ना। इस चीज को कहते हैं मोक्ष। मतलब चीजें बबल, जो इल्यूजन हमने माइंड में बना रखी थी, वो चीज ब्रेक हो गई, ठीक है। तो क्या है ना, ये साइकिल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ऐसी एक्टिविटी जिसके चक्कर में आपको अर्थ मिला, सबसे पहले वो बता देता है। एग्जाम्पल, मेरे कॉलेजेस चलते हैं, प्लस मेरा वास्तु ज्योतिष और मेरा बिजनेसेस के लिए ज्ञान बिकता है। उसके लिए लोग मुझको बिना सोचे पैसे दे देते हैं। हम कोई और चीज में पैसे का अटेम्प्ट करते, कोई नहीं देता। आप समझ गए? तो वो एक्टिविटी जिसके लिए मैं पैसा कमा पा रहा हूं, तो वो आपका धर्म है, ठीक है। जिसके लिए आपने पैसा आपने कमा लिया, तो आपने धर्म सिद्ध करा। धर्म क्या पार्ट क्या हो गया? जो मैंने धारण करके रखा है, ठीक है। अब जैसे लायन का एक रोल है ना, एक रोल वो प्ले कर रहा है जंगल में, है ना। तो अब लायन को कोई जाके कहे जाके कि भैया अहिंसा परम धर्मा,
ठीक है, अहिंसा परम धर्म। तो लायन अगर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया तो कहेगा ठीक है भाई, अहिंसा परम धर्म, अब हम नहीं मारेंगे किसी को। अब इसका क्या रिजल्ट होगा? लायन का पेट खराब होगा, एनर्जी कम होगी, दूसरा लायन आएगा रिप्लेस कर देगा उसको। फिर वो कहेगा दुनिया की तरफ देख के, यार मैंने तो आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं? आप समझ गए हर शब्द, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में, वो लोग सबसे पहले यही बोलते हैं कि भैया ये बताइए, हमने तो आज तक किसी के साथ कुछ गलती नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरा यही रहता है कि तुम लायन होके अहिंसा परम धर्म के कॉन्सेप्ट पे गलत चले। ठीक, आप समझ गई? तो क्या है ना, धर्म की गलत डेफिनेशन आ गई। एक ने सोचा जैसे उसको दिख रहा है सबको वैसे देखना चाहिए, ये अप्रोच गलत है। ठीक है, ये अप्रोच रॉन्ग है। ठीक है, तो लायन को क्या रिकमेंड करा जाएगा? भाई शिकार कर। ठीक है, जब लायन शिकार करता है तो उसके पास एनर्जी आती है, उसका डोमिनेंस मेंटेन रहता है, एंड ही इज फुलफिलिंग अ रोल। ठीक है, अब ऐसे अगर आप देखेंगे तो जितने स्टार्टअप्स होते हैं वो यूजुअली सिर्फ 4 से 5% लोग ही कर पाते हैं। ट्रू। अभी रिसेंटली आर्टिकल आया ना, इंडिया में 20-28 हजार स्टार्टअप्स बंद हो गए। क्यों? क्योंकि जो 100% पॉपुलेशन है उसमें 75% पॉपुलेशन रोकने वाली शक्ति है, 20 से 25% पॉपुलेशन बैलेंसिंग शक्ति है, और 4% पॉपुलेशन आगे बढ़ने वाली शक्ति है। दिस इज द नेचुरल कॉम्पोजिशन ऑफ द नेचर। तभी आप देखेंगे पृथ्वी में 75% पानी है। मेजरली पृथ्वी आप ऊपर से देखिए तो पानी ही दिखता है ना, राइट। अब आप देखेंगे तो बॉडी में मोर देन 75% पानी है, सब पानी है। इसको खोल के देखिए तो अंदर पानी निकलता है ना, पूरा पानी निकलता है। तो क्या है ना, ये नेचुरल कॉम्पोजिशन है। ठीक है, अब पानी को लगे मैं आग की तरह जल सकता हूं, आसुरिक एक्टिविटी हो गई, अधर्म हो गया। अब दिक्कत आएगी, अब कैसे समझें कि भाई मेरा पार्ट कौन सा है, मेरा क्या रोल है, मैं कैसे समझूं? तो देखिए, मैं 2-4 कीवर्ड्स दे देता हूं आपको, 2-4 पॉइंटर्स दे देता हूं। ये बड़े सुपरफिशियल होंगे, क्योंकि देखिए ये विधा क्या होती थी ना, टफ विधा है। ठीक है, क्योंकि बात करने की बात समझ में आता है सामने वाले को। लोगों ने सोचा कि फिजिकल फीचर देख के सामने वाले की प्रकृति देख लेंगे। अरे हो सकता है शेर थोड़ा मोटा हो गया तो उसको हाथी थोड़ी ना कह दिया जाएगा। तो लोगों ने सोचा इस विधा को सीखने के बाद कि यार ये व्यक्ति का काठी थोड़ी मोटी हो गई है तो ये तामसिक वाटर व्यक्ति वाला हो गया। ऐसा नहीं, वो ये भी तो हो सकता था ज्यादा खा लिया, शेर थोड़ा मोटा हो गया, उसको शेर ही रहेगा ना, उसको हाथी थोड़ी ना बोल देंगे जस्ट बिकॉज ही हैज गेन्ड वेट। तो फिजिकल फीचर से एक मेथड पहले अप्लाई किया गया। पहले एक मेथड है भी जिसकी काठी बाय नेचुरल थोड़ी चौड़ी होती है, थोड़ा बल्की होती है, वो वाटर एलिमेंट का होता है। जो आइडियली आप देखेंगे पतला वाला एक व्यक्ति अपने ग्रुप पे होगा ना, जो इतना खाता है तब भी मोटा नहीं होता, वो यूजुअली एयर एलिमेंट वाला होता है। ठीक है, और फायर एलिमेंट वाला वो एथलेटिक बिल्ड होता है। तो फिजिकल बॉडी से देख के समझा जा सकता है कि हाँ, इसकी एक बहुत सुपरफिशियल मेथड है ये। ठीक है, ऊपर से देख के समझ लेना। जैसे अगर आप मेरे दांत देखेंगे तो टेढ़े मेढ़े दांत है। ठीक है, अगर आप मेरी आंखें देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। तो जितना भी टेढ़ा मेढ़ा होता है वो एयर को देखा गया। अगर आप देखेंगे तो महाभारत में शकुनी, ठीक है, अगर आप शकुनी को देखेंगे तो चलता भी वो टेढ़ा था, वो प्रॉपर ज्ञान का प्रतीक था, एयर का एलिमेंट, एयर एलिमेंट का। तो कोई भी अगर आप देखेंगे अपने ग्रुप का व्यक्ति जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है वो एयर एलिमेंट वाला होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे वो सीधा चल ही नहीं पाता, वो चाह के भी आप कहोगे यार सीधा चल लो, है ना, एक व्यक्ति देखा होगा। लेकिन वो व्यक्ति अगर हर चीज में ज्ञान रखता होगा, उसको आप रॉकेट साइंस की बात करेंगे, वो रॉकेट साइंस का भी रखा होगा, क्योंकि वो टिप ऐसा है ना, अंदर ये ऑयल डाला जाता है ना, उसको ज्ञान हर चीज का होगा और टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो यूजुअली एयर एलिमेंट का होता है वो। फिर फायर वाला ऐसा होता है कि नहीं, बड़ी बड़ी बातें, अरे 40 बीघा जमीन सूख रही है, पुदीना सूख रहा है हमारा, अरे जब उससे मिले थे तो एक जन ही थोड़ा सा बड़ा बिल्डअप देता है ना, यूजुअली वो फायर एलिमेंट का होता है। ठीक है, क्या है ना, इस पे डिटेल में कभी और हम लोग बैठेंगे, क्योंकि क्या है ना, एक एक फैक्टर है, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। एक आगे बढ़ने वाली शक्ति, एक व्यक्ति होगा ना जो हमेशा टूटता है, रुक जाओ यार, देख तो लो कि सही तो हो रहा है कि नहीं, ये हो गई तामसिक शक्ति। अब आप कहो कि नहीं तामसिक शक्ति बेकार होती है, उसी के चक्कर में टिके हो भैया दुनिया में, नहीं तो मून में जिया क्यों नहीं जा सकता, ग्रेविटी कम है। अगर आपके पास रोकने की क्षमता नहीं है तो आप तेज भी तो नहीं भाग पाओगे। राइट।
ठीक है, तो ऐसे फिजिकल फीचर के साथ भी देखा जा सकता है। दूसरा, अंदर के फीचर के साथ भी अगर आप देखेंगे तो मुझको चीजें याद नहीं रहती। ठीक है, एयर एलिमेंट के साथ ऐसा होता है। मेरी लड़ाई किसी से हो चुकी होती है, मैं कुछ सालों बाद उससे मिलता हूँ, नॉर्मल मिल लेता हूँ, यार कैसा चल रहा है ये वो तो बड़ा वियर्ड एक्ट करता है। फिर हम दूसरे पूछते हैं वियर्ड क्यों एक्ट किया, कह रहा है तुम्हारी लड़ाई हुई थी इसके तुमको याद नहीं क्या? हम सही में याद ही नहीं कि भाई साहब आप लड़ भी चुके हैं इससे। अब आप समझ गए एयर का क्या होता है, भूलने वाली शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि क्यों भूलता है वो जल्दी? क्योंकि ही हैज टू क्रिएट न्यू नॉलेज। बैगेज के साथ वो क्रिएट नहीं कर सकता नया चीज। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो जो व्यक्ति बताता है, एक क्या करेंगे फायर बताता है, कैसे करेंगे वो एयर बताता है, और रिसोर्सेस का अरेंजमेंट वाटर करता है। तो मोटा मोटा ये तीन शक्ति हमेशा रहती हैं। इसको सिंपली समझने के लिए जो क्रिएटिंग पावर है, जो फायर है वो ब्रह्मा है, जो विष्णु जी हैं वो रिसोर्सेस वाटर वाले हो गए, और जो भोलेनाथ हैं वो एयर वाले हो गए। तो आज भी वो ज्ञान देते हैं और वो न्यूट्रल रहते हैं, है ना। तो मोटा मोटा इसी के लिए स्टोरी के माध्यम से हम लोगों ने ये ज्ञान को आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। और अगर मैं बोलूं तो यही एक इंडिया का सबसे मतलब सबसे वैल्यूएबल नॉलेज है फिगर आउट करने की कि मैं क्या हूं। ठीक है, और अगर वो फिगर आउट कर लिया तो कहीं भी आप झंडे गाड़ सकते हैं। अगर कैट को पता है कि वो क्या है और वो अगर डॉग की तरह बिहेव करेगी तो बेकार हो गया ना मामला। ट्रू। और इसके साथ हमें पता भी नहीं चला, हमने 1 घंटा कर लिया, लाइक सो मेनी थिंग्स टू लर्न। बट ये वाले पॉडकास्ट में भी हम दूसरा पॉडकास्ट करेंगे सो दैट वी कैन टॉक अबाउट दीज 3 एलिमेंट्स, एंड हम बाइफिकेट करेंगे एंड देन मोर क्वेश्चंस। मैंने बहुत क्वेश्चंस भी नहीं पूछा, मैंने काफ़ी प्रिपरेशन के साथ आई थी, बट स्टिल आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। सो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बोला था कि पितृ का जो फोटोज हैं वो घर पर या दुकान पर क्या हम लगा सकते हैं या नहीं लगाना चाहिए, और उससे क्या होता है, मतलब क्यों लगाते हैं लोग? सो या ठीक है, तो वास्तु के दृष्टिकोण से मैं बोलूं, जैसे मैं अगर बैलेंस की बात कर रहा था, तो अगर भगवान को, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को नॉर्थ ईस्ट का दिशा दी गई है, तो सोचिए उसको बैलेंस करने के लिए इक्वली पावरफुल एनर्जी फील्ड देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो तो पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। ठीक है, एंड नेचर वर्क इन बैलेंस। तो भगवान को नॉर्थ ईस्ट दिया गया और उसको बैलेंसिंग फोर्स उसके जस्ट अपोजिट बनाई गई साउथ वेस्ट जोन में। नॉर्थ ईस्ट इधर, उसके जस्ट अपोजिट जोन होता है वास्तु में साउथ वेस्ट का जोन। अब साउथ वेस्ट के जोन की खासियत क्या है कि पितरों को स्थान साउथ वेस्ट में दिया गया है। तो अगर यूजुअली मैंने मारवाड़ी कम्युनिटीज में देखा, वो लोग पितरों की पूजा करते हैं और वो लोग मंदिर में ही रख लेते हैं। थोड़ा मैंने देखा, क्योंकि वो लोग अपनी रूट्स को नहीं भूलते हैं। एंड आज भी देखेंगे तो इसी कारण से फाइनेंशियली अच्छा ग्रो कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो रूट्स आने वाले अपने पितरों की सेवा करते हैं। और बाकी मैंने देखा जो नहीं करते हैं वो उस तरीके से फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट फॉरगेट आवर रूट्स। तो भगवान को नॉर्थ ईस्ट का स्थान दिया गया, पितरों को साउथ वेस्ट का स्थान दिया गया। तो पितरों का क्या होता है, इतनी मेहनत होके आई है। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें था कि भाई आप पैदा होने के लिए कितने कितने हजार कॉम्बिनेशंस के बाद आप ये आगे आ पाए हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, माना जाता है कि जो पितरों को स्थान दिया गया है वो साउथ वेस्ट का जोन दिया गया है, और घर और वर्क प्लेस में साउथ वेस्ट के जोन में बिल्कुल पितरों को रखना चाहिए और उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने सिर्फ भगवान पे गए तो वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। बैलेंस क्रिएट करने के लिए पितृ को भी हम लोग को साधना चाहिए, हम लोग को अपनी रूट्स पे ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या आए। और बेस्ट पार्ट क्या होता है ना, जैसे मान के चलिए आपके पितरों ने जो चीज कर रखी है, जैसे एग्जाम्पल मेरे पितरों ने रिलोकेट करा था, परिस्थिति ऐसी आई थी और वो लोग एक जगह से शिफ्ट करे थे दूसरी जगह बिकॉज ऑफ दी परिस्थिति प्रॉब्लम्स। तो अब आप समझेंगे ब्यूटीफुल क्या था, जब मेरे साथ लाइफ में ऐसी स्थिति आई तो दैट रिलोकेशन वाज वेरी इजी फॉर मी। तो मैं कहूं कि यार मैं बड़ा इजीली कर गया वो चीज रिलोकेट, आंसर इज नो, क्योंकि मेरे पित्र ने वो स्किल ऑलरेडी करके वो स्किल ट्रांसफर कर दिया था मेरे को, तो मुझको वो बड़ा एफर्टलेस लगा। जैसे ये वही बात है, 12th का एग्जाम हुआ, आप करके पार कर चुके हैं, अब क्योंकि पितरों का एडवांटेज क्या है, क्योंकि वो 12th का एग्जाम पार कर चुके हैं, तो मेरे पास जब 12th का एग्जाम आया तो मेरे लिए बड़ा इजी हो गया। तो जैसे हम लोग अपने पास्ट पितृ को अगर एक्नॉलेज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या होता है ना, दैट स्किल यू कैन इजीली रिकॉल एंड विच हेल्प्स यू वेव्स, मतलब लाइफ में आगे बढ़ने में बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि रिलोकेशन करने में मेरे लिए बड़ा एफर्टलेस था, मैं कर रहा हूं, सब लोगों ने कहा इतनी जल्दी कैसे कर लिया, इसने नॉर्मली कर लिया, सब हो गया, परिस्थिति ऐसी थी तब कैसे कर लिया, क्योंकि वो पितरों की कृपा थी। मैं अपने घर से बस अपनी पितृ की फोटो लेके आया था, सही बताओ, और उसको यूज करने में दे हेल्प मी डू दैट।
क्योंकि वो स्किल ऑलरेडी उन्होंने कर रखा था। तभी आपने देखा होगा एक राजस्थान में कम्युनिटी है, गजधर कहा जाता है, ठीक है, वो टाइल्स और इटालियन मार्बल सबसे अच्छा लगाते हैं टाइल्स का, ठीक है। अब आप सोचिए वही कम्युनिटी क्यों अच्छा कर पा रही है उसमें, क्योंकि उनके पितृ वो स्किल जनरेट करके दैट स्किल इज बीइंग जनरेटेड। अब आप सोचिए कोई चीज जो लाखों हजारों साल से एक मेहनत हुआ स्किल आपको मिला हुआ है, अब आपको नहीं हम दोबारा सीखेंगे, तो इसको पितृदोष कहते हैं। जब आप उस स्किल को ब्रेक कर दें, अब सोचिए कितना एफर्ट लिया गया उस स्किल के लिए और तुमने वो ब्रेक कर दिया आके, अब आपके ऊपर पितृदोष लगता है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर बैठे पितृ डंडा चलाएंगे आपके ऊपर, नहीं, वो स्किल आपने बेचारा वेस्ट कर दिया, ठीक है, विच यू कुड हैव यूज्ड इट, इसको पितृदोष कहा जाता है। तभी जब पितृदोष कहा जाता है तो कहा जाता है इसकी एक बड़ा अच्छा उपचार होता है कि जहां पे आपके पितृ रहते थे वहां जाके 10 मिनट ऐसे जमीन में लेट जाइए, मिट्टी में ऐसे लेट जाइए, यू गेट बैक ऑल दिस स्किल्स। और ये भी कहा जाता है कि वहां से रखी हुई एक थैली में अगर वहां से आप मिट्टी भी ले आएंगे और अपने घर में साउथ वेस्ट में रख लेंगे तो भी पितृदोष सही हो जाता है। पॉइंट इज यू रिमेंबर दैट स्किल एंड यूज दैट स्किल, तो पितृदोष नहीं है। एंड इफ यू आर एक्नॉलेजिंग देयर एफर्ट, जहां पे भी आज आप बैठे हो, पहले सोचिए सभी लोग तो अन्नमय लेवल पे ही थे ना, आज हम लोग मनोमय अपनी मनमानी कर पाते हैं, लेकिन हम लोग के पितरों ने वो फेज झेल के आए हैं, वो फिजिकल वाला फिर प्रदान। आज हम लोग मनोमय और आनंदमय कोश में जो ट्रेवल करने की जो हम लोग को फ्रीडम मिली है, इट इज बिकॉज ऑफ देम। वी कैन नॉट जस्ट उनको इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ, तो उनकी फोटो जरूर रखिए, साउथ वेस्ट की दिशा में रखिए और उनके जो एफर्ट्स हैं उसको प्रेज जरूर करिए, दैट विल हेल्प यू मूव अहेड इन लाइफ। ओके, सो लाइक अभी मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे बट वी हैव लाइक लिमिटेड टाइम, बट मे बी नेक्स्ट टाइम, सो next time we'll discuss more about, and I'll just request you, if it's possible, you can join me in Dubai and like we can do yes बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना, जब मैंने कॉन्सेप्ट लेके आया और इसी कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि क्या है ना, हु एम आई को फिगर आउट करने के लिए इट टेक्स एन एफर्ट, ठीक है। तभी मैं क्या करता हूँ, एक 3 दिन का एक कोर्स कंडक्ट करता हूँ जो ऑफलाइन कोर्स होता है। इसमें पॉइंट ये होता है, आई कंट्रोल द डाइट ऑफ द पर्सन। वो 3 दिन मैं कहता हूँ कि आप मुझको दे दो और मैं वैसे अलाइन कर दूंगा जैसे नेचर ने आपको बना के भेजा है। एंड दैट प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली फॉर बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स, क्योंकि मैं वहां पे सांख्य दर्शन पे डिस्कस करता हूं। अब सोचिए जो मैंने प्रकृति की आपको बात बोली, वो जो सांख्य दर्शन के 25 पॉइंटर्स होते हैं ना, उसका एक पॉइंटर मैंने डिस्कस किया है अभी आपके साथ प्रकृति की। अब सोचिए वो 24 पॉइंटर्स क्या ऐड ऑन कर सकते हैं आपकी लाइफ में। तो वो 3 दिन के कोर्स में क्या होता है, डे 1 में आपकी डाइट को कंट्रोल करता हूं, प्रकृति के बारे में डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं क्वेश्चन स्नेयर के थ्रू, और एक क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट वो क्रिएट करके रखा होता है। पहले भी डे 1 भी फिगर इट आउट कि हम लोग क्या हैं, ठीक है। फिर डे 2 हम लोग देखते हैं कि हम सामने वाले को सही से पहचान पा रहे हैं क्या, हम उसको सामने वाले को देखें और अगर हम उसको बेस्ट यूटिलाइज कर पाए, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर हम लोग की कमी है कि अगर हम सामने वाले रिसोर्स को अच्छे से यूज ना कर पाए। तो पहले खुद की प्रकृति जानना, फिर सामने वाले की प्रकृति जान को उसको यूटिलाइज कर पाना कि भाई वो ये चीज में अच्छा है, उसको ये कर दे। तभी आपने देखा होगा जितने बड़े लोग हैं उनके फॉलोअर्स बड़े वैसे होते हैं कि यार इन्होंने पहचान लिया था हमको, इन्होंने ये काम हमको बोल दिया, हमने अच्छे। तभी आपने देखा होगा ये किससे होंगे, जो भी एक फैमिली में ग्रो करता है वो फिगर आउट कर लेता है कि ये व्यक्ति ये चीज में अच्छा है। समाज ने उसकी वैल्यू नहीं सोची होती है, लेकिन वो फिगर आउट कर लेता है। ये पार्ट ऑफ गुड लीडरशिप होता है कि सामने वाले की स्किल सेट को यूटिलाइज कर पाना। तो डे 2 में यही होता है कि हम लोग स्किल सेट यूटिलाइज करते हैं, प्लस इंटरनल क्लीनिंग करते हैं। देयर आर सर्टेन मेडिटेशन टेक्निक जो अपने बैगेज को हटाने में हेल्प करता है। एंड डे 3 में हम लोग प्योरली सांख्य पे डिस्कस करते हैं। सांख्य में डिस्कशन का एडवांटेज क्या होता है, ये वैदिक विधाएं क्या है ना, वैदिक विधाएं ग्रोथ कराने की चीजें थी। तो सांख्य में डिस्कशन में ये समझ में आता है कि हाँ, बिजनेसेस में कौन से पॉइंटर्स हैं जहां पे हमारी दृष्टि कम जा रही है। तभी श्री कृष्ण ने सांख्य को बोला कि दर्शनों में मैं सांख्य दर्शन हूं। तो सांख्य दर्शन की महत्वता सबसे ज्यादा है, द मोस्ट रिसर्च सब्जेक्ट। अगर आप फॉरेन रिसर्च देखेंगे इंडियन में जितना कर रहा है, तो सांख्य पे बहुत ज्यादा रिसर्च करेगी। तो सांख्य में और बिजनेस को कैसे मिक्स करा जाता है, दैट इज माय वर्क, जो जिसके लिए मैं कभी कभी बोल देता हूँ ऑब्वियसली सम प्लैनेट विल बी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन कभी कभी मैं उसमें डिस्ट्रैक्ट होकर कहता हूँ कि नहीं यार, ये मेरा एफर्ट है कि बिजनेस में सांख्य को कैसे रिलेट किया जाता है। एंड जितने भी मैं सक्सेसफुल बिजनेस देखता हूं जो 100 साल से चलते चले जा रहे हैं, वो सारे सांख्य के प्रिंसिपल्स में बिल्कुल एप्ट बैठते हैं। मैं कहीं से कमी देख ही नहीं पाता उन बिजनेस में। मेजरली मेरा यही फोकस रहता है कि यार जो थ्योरी है सांख्य की, अगर बिजनेस में अप्लाई होती है तो क्या बिजनेसमैन को पता चल पाएगा कि वो कौन सा रोल छोड़ता जाए ताकि वो फ्री होता जाए और एक्सपेंशन करता जाए। तो दो 3 days मैं लखनऊ में अपना एक प्रोग्राम कंडक्ट करता हूं विच इज स्पेसिफिकली फॉर बिजनेसमैन एंड स्टार्टअप्स जो एक ग्रोथ लेवल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो क्या ये कोर्स सिर्फ लखनऊ में कर सकते हैं या
नहीं होता। अभी ये कोर्स का सेकंड बैच है, अभी लखनऊ में है, लेकिन हाँ डेफिनेटली द प्लान्स आर इसको बाहर ले जाने के लिए भी। पहले मैं दिल्ली में, अगला मेरा जो होने वाला है दिल्ली, मैं देखूंगा वहां करूंगा। फिर रिस्पांस Yeah. बहुत अच्छा आया, जो पहला बैच आया लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जैसे मैंने कहा टॉम एंड जेरी में वो बत्ती जली, तो जब वो सांग का सेशन हुआ तो लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बत्ती जली कि अरे अच्छा यार ये तो छूट ही गया था, अरे हाँ, यार ये तो कर ही नहीं रहे थे, है ना। तो हाँ, रिस्पांस तो बहुत अच्छा I'll है, be इसीलिए more हम than लोग। interested if you can plan in Dubai as well. Like we have so many founders over here also who really want to, maybe they can also learn through you. मुझे नहीं पता परफेक्ट। कि लाइफ में, मुझे बस इतना पता है कि हम हर इंसान से किसी ना किसी पर्पस के कारण मिलते हैं। या तो हमें कुछ देना होता है या कुछ लेना होता है, मे बी जस्ट द नॉलेज एक्सचेंज। सो या, एंड इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। अभी तो बहुत सारी बातें हमें और करनी पड़ेगी, तो बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू टू विजिट हियर एंड वी कैन रिकॉर्ड ऑन द स्टूडियो एज वेल वन सेशन। थैंक यू सो परफेक्ट मच। परफेक्ट। थैंक यू सो मच दीपा जी, थैंक यू सो मच। Thank you. It was a great time. And if you like this, so where we can connect with you, where the audience can connect with you on the Instagram. हाँ, इंस्टाग्राम, मेरी वेबसाइट है acharprakathDikshit.com, वहाँ पे मेरे स्टाफ का नंबर है, कोऑर्डिनेशन है, दे कैन Okay, इजीली I'll रीच। share everything. And if you like this podcast, do like and subscribe my channel. And if you have any question related to Vastu, I think he's the perfect man. You can question him and he'll get back to you. Okay, thank you. थैंक यू सो मच दीपा जी फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you.